इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर है। ये वीडियो उनके लिए ही बेनिफिशियल है जिन बच्चों की एब्सोल्यूट क्लैरिटी है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल को लेकर। ये एक एडवांस लेवल का टॉपिक है। जो बच्चे अब तक क्लैरिटी नहीं ला पाए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को लेकर, उनके कॉन्सेप्ट्स को लेकर, आई हाईली रिकमेंड कि पहले एक बार आप पढ़ लें उसे। मैंने भी वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है। आप एक बार वहां से क्लैरिटी लेकर आए, फिर ये वीडियो देखें क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूइंग। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के नेक्स्ट पार्ट को। प्रीवियस पार्ट में हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर किया था। इस वीडियो में हम जीरो और मिक्स्ड के ऊपर जाएंगे और इनको बहुत ही डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। इससे पहले कि मैं मिक्स्ड और जीरो पे जाऊं, एक बार मैं चाहता हूं मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को जल्दी से रिवाइज करवा दूं। हमने पढ़ा था फर्स्ट कंडीशनल में किसका स्ट्रक्चर होता है, इफ के बाद V1 या V5 और मेन क्लॉज में विल प्लस बेस क्लॉज, ठीक है। सेकंड कंडीशन में इफ क्लॉज में V2 और मेन क्लॉज में वुड प्लस V1, और थर्ड कंडीशन में इफ क्लॉज में हैड प्लस V3 और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3। स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता है, मैं वो नहीं बताना चाहता। मैं रिलेवेंट पोर्शन यहाँ पे कवर करूंगा। मैंने उसके लिए ये वाला स्लाइड लगाया है, बहुत ध्यान रखना अब जो मैं बोलने वाला हूं, वरना आगे पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल ऊपर से गुजर जाएगा, आपके समझ नहीं आएगी बात अगर ये चीज आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो। प्रीवियस वीडियो में हमने ये कवर किया था कि फर्स्ट कंडीशनल हम कहाँ यूज करते हैं। हम यूज करते हैं ऐसी किसी चीज को जिसमें हम रियल होने की बात करते हैं चीजों की, साथ ही साथ में इसका जो टाइम रेफरेंस होता है वो होता है फ्यूचर या फिर प्रेजेंट। क्या आपको ये बात याद आ रही है कि अगर हम फ्यूचर के किसी रियल बात के बारे में बात करेंगे तो वो फर्स्ट कंडीशनल के अंदर आता है। आज के वीडियो में इसका ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। हम लोग जब मिक्स्ड पढ़ते हैं तो हम सेकंड और थर्ड से कंसर्न होते हैं। सेकंड कंडीशनल बहुत जरूरी, अगली बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। सेकंड कंडीशनल हमने पढ़ा था कि ये एक इमेजिनेशन को शो करता है, ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में यूज किया जाता है, मतलब ये एक इमेजिनरी कंडीशन को फुलफिल करेगा। थर्ड कंडीशनल भी एक इमेजिनरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए ही यूज किया जाता है। मतलब दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि सेकंड कंडीशनल भी इमेजिनरी को शो करता है और थर्ड कंडीशनल भी इमेजिनरी को शो करता है, ठीक है। अब दोनों में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो दोनों में डिफरेंस ये है कि सेकंड कंडीशनल प्रेजेंट इमेजिनेशन को शो करता है या फ्यूचर इमेजिनेशन को शो करता है, जबकि थर्ड कंडीशनल हमेशा पास्ट इमेजिनेशन को शो करता है। ये दोनों बात बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा का पूरा जो मिक्स कंडीशनल है वो केवल इसी बात पे निर्भर करता है कि आप ये समझ पाए हो या नहीं कि सेकंड कहां यूज होता है और थर्ड कहां यूज होता है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं अपनी बात को। सेकंड कंडीशनल इमेजिनेशन की बात करता है, लेकिन उसका जो टाइमलाइन है वो प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। जब मैं ये कहता हूं कि काश मैं शेर होता, तो मैं ये नहीं कहता कि काश मैं 10 साल पहले शेर होता। मैं ये बोलता हूं कि काश मैं अभी शेर होता। तो जब आप अभी की इमेजिनेशन करते हो या फ्यूचर की इमेजिनेशन करते हो तो वहां पे सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अगर मैं ये बोलूं कि काश मैंने 10 साल पहले मेहनत की होती, ये पास्ट का इमेजिनेशन है और यहां पर थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए सेकंड कंडीशनल आता है, पास्ट इमेजिनेशन के लिए थर्ड कंडीशनल आता है। अगर ये बात क्लियर है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं या पुराना कोई रेफरेंस है आपके पास, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं आज की पढ़ाई के ऊपर। सबसे पहले हम देखेंगे जीरो कंडीशनल। बहुत ही आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से इसको निपटाते हैं फिर हम मिक्स्ड पे आएंगे। जीरो कंडीशनल्स एक्चुअली कुछ ग्रामेरियंस का ऐसा मानना है कि जीरो कंडीशनल्स फर्स्ट कंडीशनल्स के ही पार्ट है। तो बहुत सारी किताबों में आपको केवल 3 कंडीशनल का जिक्र मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वहां पे माना जाता है कि जीरो फर्स्ट से ही निकल कर आया है। होता क्या है जीरो में? जीरो में हम बात करते हैं जनरल ट्रूथ के बारे में या फैक्ट्स के बारे में या कभी कभार हैबिट्स के बारे में भी। ये कभी कभार वाली बात है, ज्यादा करके हम जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कोई सेंटेंस अगर आपके एग्जाम में आया और आपको ये नहीं समझ में आता कि वो जीरो कंडीशनल के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, आप सिंपली ये देखो कि क्या वो एक जनरल ट्रूथ है, क्या वो एक फैक्ट है। अगर वो आपको ऐसा लगता है कि एक कोई साइंटिफिक फैक्ट है, कोई जनरल ट्रूथ है, कोई रूटीन एक्शन है, कोई हैबिट है, तो वो आमतौर पर जीरो कंडीशनल के अंदर लिखाता है। क्या लिखा है देखो, लिखा था जीरो कंडीशनल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स। ये जनरल ट्रूथ्स के बारे में बात करता है, या साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात करता है, या फिर ये रूटीन एक्शंस के बारे में बात करता है। अगर कोई काम मैं रोज 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 कर रहा हूं, मेरा हैबिचुअल एक्शन बन चुका है, तो उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम उसको फर्स्ट कंडीशनल में लिखें ये सोचकर कि इसका होना निश्चित है, या दूसरा हम बोलें कि ये अब एक फैक्ट हो चुका है, क्योंकि मैं रोज कर रहा हूं तो ये मेरा फैक्ट है, ये मेरा सत्य है। आप उसको जीरो के अंदर भी लिख सकते हैं। लेकिन जहां पे जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स की बात होती है, यह हमेशा जीरो कंडीशनल के अंदर ही लिखाता है। मैंने क्या बोला, हैबिट्स को आप फर्स्ट के अंदर भी लिख सकते हो और जीरो के अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन जनरल ट्रूथ्स को या साइंटिफिक फैक्ट्स को हमेशा जीरो कंडीशनल के अंदर लिखा जाता है। स्ट्रक्चर पे आऊंगा, पहले समझ लेते हैं ये है क्या।
लिखा इट शोज व्हाट ऑलवेज हैपेंस इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज मेट। अगर कोई एक स्थिति फुलफिल हो जाती है तो उसके वजह से क्या प्रभाव आएगा, ये दिखाने के लिए जीरो कंडीशनल का इस्तेमाल किया जाता है। ये अक्सर ये रूल्स, हैबिट्स और फैक्ट्स के लिए इंग्लिश में यूज होता है। नाउ हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट कंडीशनल? मैंने पहले बोला कि ये फर्स्ट कंडीशनल का ही पार्ट होता है, बट हाउ इज इट डिफरेंट? द डिफरेंस लाइज इन द स्ट्रक्चर एंड द डिफरेंस लाइज इन द यूज। यूज तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये हैबिट्स साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए आता है, बट वन डिफरेंस ऑल्सो लाइज इन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? लेट्स कंपेयर इट विद द फर्स्ट पार्ट। तो हमने फर्स्ट वाले में क्या पढ़ा था कि दो क्लॉज होते हैं, एक इफ क्लॉज होता है, एक मेन क्लॉज होता है। इफ क्लॉज में हम V1 या V5 लगाते हैं और मेन क्लॉज में हम विल प्लस बेस फॉर्म लगाते हैं। मैं फर्स्ट कंडीशनल की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशनल की बात हो रही है। अब अगर मैं जीरो कंडीशनल की बात करूं तो इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है? डिफरेंस ये होता है कि इसके इफ क्लॉज में V1 और V5 ही होगा जैसे फर्स्ट में होता है, लेकिन इसके मेन क्लॉज में भी V1 और V5 होगा। मैंने क्या बोला? फर्स्ट कंडीशनल में मेन क्लॉज में विल प्लस बेस फॉर्म होता है, जबकि जीरो कंडीशनल के मेन क्लॉज में V1 या V5 होता है। तो कितना आसान हो गया देखो, जीरो कंडीशनल के दोनों क्लॉजेस में, इफ क्लॉज में भी और मेन क्लॉज में भी, मतलब कंडीशन वाले पार्ट में भी और रिजल्ट वाले पार्ट में भी, इन दोनों में या तो V1 होता है या तो V5 होता है। क्या लिखा है? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल किसको कहते हैं? V1 या V5 को। कॉमा देकर मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल मतलब V1 या V5 होगा। तो यहां से हमने क्या समझा? अगर हम दो चीजें यहां से फिगर आउट करें तो ये कि जीरो कंडीशनल वो होता है जो कि साइंटिफिक फैक्ट हो या जनरल ट्रूथ हो। अगर हमें ऐसा कोई सेंटेंस दिख गया तो उसको लिखने का तरीका ये होगा कि इफ क्लॉज में भी हम सिंपल प्रेजेंट लिखेंगे और हम उसके मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट लिखेंगे, दोनों तरफ V1 या V5 होगा। एज सिंपल एज दैट। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। लिखा है कि इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। अगर पानी का तापमान जो है वो 100 डिग्री तक पहुंच जाता है तो ये उबलता है। अब बताओ, ये एक बार की बात है या ये हमेशा होता है? क्या ये एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं है? जी बिल्कुल, ये साइंटिफिक फैक्ट है। अगर ये साइंटिफिक फैक्ट है तो हमें जब इसको लिखना होगा तो हम कौन से कंडीशनल में लिखेंगे? हम इसे जीरो कंडीशन में लिखेंगे। जीरो कंडीशनल क्या कहता है कि इफ क्लॉज में V1 या V5 होना चाहिए और मेन क्लॉज में V1 या V5 होना चाहिए। तो इफ क्लॉज में देखो रीचेस लिखा हुआ है, V1 या V5 है या नहीं है? मेन क्लॉज में V1 या V5 होना चाहिए, बॉयल्स लिखा हुआ है। तो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो हमने यहां दो चीजों का ध्यान रखा। पहला ये कि कोई यूनिवर्सल फैक्ट होना चाहिए, कोई जनरल ट्रूथ साइंटिफिक फैक्ट होना चाहिए, वो है। अगर ऐसा है तो ये जीरो कंडीशनल में लिखाएगा। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हम इसके इफ वाले क्लॉज में भी V1 या V5 लिखेंगे और मेन क्लॉज में भी इसके V1 या V5 लिखेंगे। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? चलो अगला देखते हैं। लिखा है इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर आप बर्फ को गर्म करते हो तो यह पिघल जाती है। क्या ये एक साइंटिफिक फैक्ट है? क्या ये एक साइंटिफिक फैक्ट है? हाँ जी बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट है। इसका मतलब क्या ये जीरो कंडीशंस में लिखाएगा? हाँ जी जीरो कंडीशन में लिखाएगा। अगर जीरो कंडीशन में लिखाएगा तो स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ क्लॉज में भी V1 या V5 और मेन क्लॉज में भी V1 या V5। तो देखो इफ यू हीट आइस V1 है, इट मेल्ट्स V5 है, बिल्कुल सही है। इफ पीपल ईट टू मच दे गेन वेट। अगर लोग ज्यादा खाते हैं तो उनका वजन बढ़ जाता है। क्या ये एक जनरल फैक्ट है? हाँ जी एक जनरल फैक्ट है। ज्यादा खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जीरो कंडीशन के अंदर आएगा। तो यहां V1 या V5 चाहिए, देखो V1 लिखा है। यहां V1 या V5 चाहिए, देखो V1 लिखा है। इफ स्टूडेंट्स डोंट स्टडी दे फेल एग्जाम्स। अगर छात्र पढ़ाई नहीं करते तो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। ये एक आइडियल कंडीशन है। अब बच्चा चोरी कर ले, पेपर फिक्स कर ले, ये अलग बात है, पर ये एक आइडियल कंडीशन है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है यहां पे भी V1 या V5 होना चाहिए और यहां पे भी V1 या V5 होना चाहिए। तो देखो डू V1 होता है या नहीं होता, और यहां पे फेल V1 होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। इफ यू मिक्स रेड एंड येलो यू गेट ऑरेंज। अगर आप लाल और पीला को मिलाते हैं तो नारंगी बनता है। देखो इफ यू मिक्स रेड एंड येलो, आप जब लाल और पीला को मिलाते हैं ऑरेंज निकल कर आता है। ये तो एक कलर का मिक्सचर फैक्ट है। ये अगर ये फैक्ट है तो ये जीरो कंडीशनल है। तो V1 या V5 में लिखाएगा ना। देखो यहाँ V1 लिखा है, यहाँ पे V1 लिखा है। तो ये सबको हम जीरो कंडीशनल्स के अंदर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। जीरो कंडीशनल्स वो होता है जिसमें दो बातें जरूरी है। पहला, हम किसी साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात करेंगे, हम किसी जनरल ट्रूथ के बारे में बात करेंगे। दूसरा, जब हम किसी साइंटिफिक फैक्ट या जनरल ट्रूथ के बारे में बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा इफ वाले क्लॉज में भी V1 एंड V5, मेन वाले क्लॉज में भी V1 एंड V5। ये फर्स्ट कंडीशनल से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? फर्स्ट कंडीशन में हम वैसी बातों का निर्धारण करते हैं, वैसी बातों का असेसमेंट करते हैं जो कि फ्यूचर में होने वाली है। ठीक है, उनके होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, पर वो फैक्ट नहीं है, वो साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। उनको लिखने का तरीका ये होता है कि उनके मेन क्लॉज में विल प्लस बेस फॉर्म आता है, जबकि जीरो कंडीशन के जो मेन क्लॉज है उसमें V1 या V5 आता है। दोनों में ये डिफरेंस है।
आई होप यहां से आपको जीरो कंडीशनल्स समझ में आ गया होगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो, हर वीडियो की तरह हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पे जीरो कंडीशनल्स आएंगे, वहां पे हम इनको प्रैक्टिस करते हैं। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आ जाओ आज के मेन टॉपिक पे, विच इज मिक्स्ड कंडीशनल्स। इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं, मैं बता दूं कि बहुत कम ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब पर जिन्होंने मिक्स्ड कंडीशनल को ठीक से एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाता है। मैं अपना 100% ट्राई करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। मैं जितने अच्छे से आपको समझा पाऊंगा मैं कोशिश करूंगा मैं उतने अच्छे से समझाऊं। मुझे आपके एंड से थोड़ा कोऑपरेशन चाहिए, वो ये कि मुझे आपका 100% अटेंशन चाहिए अगले आधे घंटे में। अगले आधे घंटे में हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट जो आज तक आपको हवा भी नहीं लग रही थी, आज के बाद आपके लिए पानी हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरी बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस लेके आने में, बहुत रिसर्च लगता है मेरा। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मैं साथ में कुछ एक्सपेक्ट भी करूंगा आपसे, वो ये है कि आप चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। वो आप कर सकते हो सब्सक्राइब करके, चैनल को शेयर करके, इस वीडियो को लाइक करके, एक अच्छा सा कॉमेंट ड्रॉप करके। ठीक है, चलिए अब मैं मिक्स्ड कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, एज द नेम सजेस्ट, ये मिक्स्ड कंडीशन होने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका मिक्स्ड कंडीशन होने वाला है, तो ये मिक्स्ड होता है सेकंड और थर्ड का। ठीक है, पहले हम थियरी डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके टाइप्स पे जाएंगे। पहले आराम से समझो, सुनो है क्या, कहां से आया, क्यों जरूरी है, ये सारी बातें मैं बता रहा हूं। देखो, मिक्स्ड कंडीशनल मिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, एज द नेम सजेस्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल का। अब दोनों को मिक्स करने से तकलीफ क्या होती है, क्यों ये टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि आधे से ज्यादा टीचर्स और 90% बच्चे ये नहीं समझ और समझा पाते कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जिस मोमेंट आपने दोनों में डिफरेंस समझ लिया ना, उस मोमेंट आपको मिक्स्ड कंडीशनल का लॉजिक समझ में आ जाएगा। अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको समझाया था, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। सेकंड कंडीशनल इमेजिनरी सिचुएशन है, बोलो हां। और थर्ड कंडीशनल भी इमेजिनरी सिचुएशन है, बोलो हां। दोनों में डिफरेंस यह है कि सेकंड कंडीशनल प्रेजेंट इमेजिनेशन को शो करता है और थर्ड कंडीशनल पास्ट इमेजिनेशन को शो करता है। ऐसा ही है। क्या कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को? सेकंड कंडीशनल को लिखने का तरीका यह होता है कि इसे पास्ट सब्जेक्टिव में लिखा जाता है, जिसका मतलब इसमें V2 और वर जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और यहां से स्टूडेंट खुद ब खुद अज्यूम कर लेते हैं कि यह पास्ट टेंस है, जबकि पिछले वीडियो में मैंने बार बार यह समझाया था कि यह पास्ट टेंस नहीं है। यह लिखने का तरीका है पास्ट सब्जेक्टिव मूड का। इसमें जो पास्ट टेंस का आपको जो झलकियां दिखती है ना, वो इसके पास्ट सब्जेक्टिव होने की वजह से दिखती है, ये पास्ट टेंस नहीं होता। ठीक है, तो कंफ्यूजन यहां पे ये होता है कि सेकंड और थर्ड को मिक्स कर देने से ऐसा क्या बवाल हो गया भाई, सेकंड भी पास्ट है, थर्ड भी पास्ट है, और यही गड़बड़ है। सेकंड पास्ट नहीं है, सेकंड प्रेजेंट है। लिखने का तरीका पास्ट सब्जेक्टिव है। चूंकि लिखने का तरीका पास्ट सब्जेक्टिव है, V2 या फिर वर इसमें लिखा जाता है, लेकिन यह होता प्रेजेंट है। अगर आप मेरी इस बात से कंफ्यूज हो गए हो, इसका मतलब आपको पिछला वाला वीडियो याद नहीं है या आपने पिछली वीडियो देखी नहीं है। मैं फिर से रिकमेंड करूंगा, 1.5-2 घंटे की मैंने वीडियो बना रखी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सटेंसिवली कवर कर रखा है, जहां के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखो, बार बार कह रहा हूं, फिर यहां पे आना। ये एडवांस लेवल बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सेकंड कंडीशनल प्रेजेंट इमेजिनेशन है, थर्ड कंडीशनल पास्ट इमेजिनेशन है। चूंकि ऐसा है, जब इसे मिक्स करते हैं तो कंफ्यूजन पैदा होता है। क्या कंफ्यूजन पैदा होता है? मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं, सुनना। मैं किसी जेल में बंद हूं, ठीक है, एक सिचुएशन लेते हैं कि मैं किसी जेल में बंद हूं। मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं उड़ पाता तो मैं यहां से भाग जाता। अगर मैं उड़ पाता तो मैं यहां से भाग जाता। सुन लिया, समझ लिया? अगर मैं उड़ पाता तो मैं यहां से भाग जाता। अगर मैं उड़ पाता, कब? अभी। मैं यहां से भाग जाता, कब? अभी। क्या ये काम, जो कंडीशन है, जो शर्त है कि अगर मैं उड़ पाता या काश मैं उड़ पाता, क्या ये मैं अभी के बारे में सोच रहा हूं? हाँ जी, अभी के बारे में सोच रहा हूं। तो क्या मैं ये बोलूं कि ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है? हाँ जी, बिल्कुल प्रेजेंट इमेजिनेशन है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं उड़ पाता, मैं अभी भाग जाता। कब भाग जाता? अभी भाग जाता। तो रिजल्ट जो आएगा वो कब आएगा? प्रेजेंट में आएगा। इसका मतलब मैं कंडीशन भी प्रेजेंट की सोच रहा हूं और मैं रिजल्ट भी प्रेजेंट की सोच रहा हूं। मैं कंडीशन भी प्रेजेंट की सोच रहा हूं और मैं रिजल्ट भी प्रेजेंट की सोच रहा हूं। तो ये आउट एंड आउट प्रेजेंट है, आउट एंड आउट प्रेजेंट है। और ये आप हाईली अनलाइकली है, मैं उड़ तो नहीं पाऊंगा, इसका मतलब ये इमेजिनेशन है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। कौन सा कंडीशन होगा बच्चे? सेकंड कंडीशन होगा। क्या ये बात समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं जेल में बंद था 10 साल, ठीक है। 10 साल के बाद मैं निकला तो मेरे जो नालायक बच्चे हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि पापा आप 10 साल से आए क्यों नहीं?
अब मैं एकदम इरिटेटेड हूं, फ्रस्ट्रेटेड हूं, भाई जेल से निकला हूं और मेरे बच्चा मेरे से पूछा 10 साल से मिलने क्यों ना, बेवकूफ हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि बेटा अगर उड़ पाता ना उस वक्त तो मिलने आ जाता, उस वक्त उड़ पाता तो मैं मिलने आ जाता। अच्छा अभी तो मैं रिहा हो गया हूं, मैं कब की बात कर रहा हूं, जब मैं जेल में था। क्या वो पास्ट की इमेजिनेशन है? हाँ जी, क्योंकि मैं जब जेल में था मैं तब का कह रहा हूं कि तब मैं उड़ पाता, पास्ट की इमेजिनेशन। अच्छा उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं उड़ पाता तो मैं तुमसे उस वक्त मिलने आ जाता, अगर मैं तब उड़ पाता तो मैं उस वक्त तुमसे मिलने आ जाता। तो अगर कंडीशन पास्ट की है तो रिजल्ट भी कौन सा है, पास्ट है, मैं तभी तो मिलने आता। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं तब उड़ पाता तो मैं तुमसे मिलने आ जाता, उसी वक्त उड़ पाता उसी वक्त मिलने आता, तो पास्ट पास्ट है। ये भी तो इमेजिनेशन है, तब तो मैं उड़ नहीं पाता। इसका मतलब यह है कि ये इमेजिनेशन है, पर वेयर इज द डिफरेंस, डिफरेंस ये है फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में कि ये पास्ट की इमेजिनेशन है। मैं ये नहीं बोल रहा मैं अभी उड़ पाता, मैं कह रहा हूं मैं तब उड़ पाता। मैं ये नहीं बोल रहा मैं अभी मिलने आता, मैं कह रहा हूं तब मिलने आता। इसका मतलब दोनों का दोनों आउट एंड आउट पास्ट है। कौन सा कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। क्या दोनों में डिफरेंस कर पाए हैं कि प्रेजेंट इमेजिनेशन प्रेजेंट रिजल्ट तो सेकंड कंडीशनल, पास्ट इमेजिनेशन पास्ट रिजल्ट तो थर्ड कंडीशनल। अब सुनो मजा, ऐसा भी तो सेंटेंस होता है कि मैं कह रहा हूं कि मैं जेल में था 10 साल, मैंने क्या बोला, मैं जेल में था 10 साल, मैं बाहर निकला, मेरे बच्चे ने बोला कि पापा आपने तो कहा था कि आप 10 लाख रुपए लेके आओगे, आप तो आए नहीं। तो मैं उसे कह रहा हूं कि बेटा मैं तो जेल में था ना, अगर मैं जेल में उड़ पाता तो मैं अभी तुम्हें 10 लाख रुपए दे देता, क्योंकि उड़ पाता तो बाहर जाता, बाहर जाता तो फिर से चोरी करता, चोरी करता तो अभी तुम्हारे लिए लेके आता। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं तब उड़ पाता तो मैं तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए लेके आता। अब मान लो मैं 2015 में जेल में था और 2025 में ये बात बोल रहा हूं, समझना, मैं 2015 में जेल में था, मैं 2025 में ये बात बोल रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं 2015 में उड़ पाता ना बेटा, तो मैं 2025 में तुम्हारे लिए पैसे लेके आता। मैं उड़ पाता, ये कंडीशन कब की है दोस्त, पास्ट की। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अभी अगर मैं उड़ पाता, मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं उड़ पाता पास्ट में तो मैं प्रेजेंट में तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए लेके आता, मैं आज तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए लेके आता। अगर मैं तब उड़ पाता तो मैं आज तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए लेके आता। इसका मतलब यह है कि मैं जो इमेजिनेशन कर रहा हूं ये पास्ट की इमेजिनेशन है, मैं जो रिजल्ट बता रहा हूं ये प्रेजेंट का रिजल्ट है। बोलो मजा आया? यही है मिक्स्ड कंडीशनल। अभी समझ में आ रहा है कि मिक्स्ड कंडीशनल की जरूरत क्यों पड़ी इंग्लिश में। ज्यादा करके हम जब सेंटेंसेस बोलते हैं ना तो हम हमेशा मिक्स्ड कंडीशन में बोलते हैं, हम रियलाइज नहीं करते इस बात को। हम सब अक्सर, मैं कभी एक की बात है कि मैं जब छोटा था तो मैंने भी अपने फादर साहब को कहा था कि पापा आपने, जब आपके सारे दोस्त जो थे वो पुलिस में जा रहे थे, आप पुलिस में क्यों नहीं चले गए, क्योंकि मेरे फादर के बहुत सारे दोस्त थे जो पुलिस में थे। तो मैंने पापा को बोला, बच्चों को तो ना सब उतनी बात समझ नहीं आती ना कि मेरे जो अंकल हैं सारे के सारे पुलिस में हैं और वो बहुत अमीर हैं, हम सारे गरीब हैं, हमारा पूरा परिवार गरीब है। तो मैं पापा से कह रहा हूं कि अगर पापा आपने ना पुलिस में जाना चाहिए था, आप गए क्यों नहीं, आज हम भी अमीर होते। तो मेरे पापा ने बोला कि बेटा अगर मेरे पास तब उतने पैसे होते ना कि मैं ट्रेनिंग कर पाता तो हम आज बहुत अमीर होते। क्या कह रहे हैं, अगर मेरे पास उस वक्त पैसे होते तो हम आज बहुत अमीर होते। बताओ मिक्स्ड कंडीशन है या नहीं है? इमेजिनेशन है पास्ट की, तब पैसे नहीं थे, कह रहे तब अगर पैसे होते, कह रहे आज बड़े अमीर होते हम। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट का रिजल्ट है। तो पास्ट की इमेजिनेशन है, प्रेजेंट का रिजल्ट है। बोलो मिक्स्ड कंडीशन होगा कि नहीं होगा? आप समझ पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा है कि मिक्स्ड कंडीशन होता क्या है। तो जब आपकी शर्त पास्ट की हो, रिजल्ट भी पास्ट में आए तो वो थर्ड कंडीशन। शर्त प्रेजेंट की हो, रिजल्ट भी प्रेजेंट में आए, सेकंड कंडीशन। शर्त को हिला दो टाइमलाइन, रिजल्ट का हिला दो टाइमलाइन, दोनों को आपस में मिक्स कर दो, मिक्स कंडीशनल। पास्ट का इमेजिनेशन करें, प्रेजेंट में रिजल्ट लेकर आए, प्रेजेंट की इमेजिनेशन करें, पास्ट में रिजल्ट लेकर आए, मिक्स कंडीशनल। अगर मैं इतना डिसिप्लिन्ड होता अभी प्रेजेंट में, अगर मैं प्रेजेंट में इतना डिसिप्लिन्ड होता तो मेरा पहले जॉब हो गया होता। अगर मैं प्रेजेंट में इतना डिसिप्लिन्ड होता, मेरी आदत होती डिसिप्लिन्ड होने की, तो मेरा पास्ट में रिजल्ट हो गया होता। अच्छा प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, तभी तो मैं ये बोलूंगा ना कि मैं डिसिप्लिन होता। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट की इमेजिनेशन, और मैं क्या कह रहा हूं, मैं तभी उसी वक्त मेरा जॉब हो गया होता, 5 साल पहले मेरा जॉब हो गया होता। पास्ट का रिजल्ट है। इसका मतलब मिक्स्ड कंडीशन होगा कि नहीं होगा? बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो रॉ टर्म्स में अगर मैं आपको समझा पाया कि मिक्स्ड कंडीशन क्या है तो अब हम डिटेल में घुसेंगे। ठीक है, मेरा अंदाजा है कि अब तक आपके चेहरे पे एक वो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है कि मिक्स्ड कंडीशन क्या होता है। ठीक है, अब जब थोड़े थोड़े से तो बात नहीं बनेगी तो थोड़ा थोड़ा नहीं समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आइए
एक एक चीज को अलग अलग करके पूरे कॉन्सेप्ट का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, मैंने समझा दिया आपको, मिक्स्ड कंडीशंस का बेस बता दिया है। अब हम धीरे धीरे करके इसमें डिटेल में जाएंगे। ठीक है, लंबा वीडियो है, एकदम इत्मीनान से समझो। देखो क्या लिखा हुआ है, मिक्स्ड कंडीशनल्स आर कंडीशनल सेंटेंसेस दैट कंबाइन टू डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये दो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को ये एक्सप्लेन करते हैं। दे ब्लेंड एलिमेंट्स एट सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल्स। वो क्या, सेकंड और थर्ड कंडीशनल के एलिमेंट को ब्लेंड कर देते हैं। ब्लेंड मतलब होता है मिक्स कर देना। ठीक है, ये मिक्स कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स, द कंडीशन इफ क्लॉज एंड द रिजल्ट मेन क्लॉज रेफर टू डिफरेंट टाइम्स। ये बहुत जरूरी बात है। क्या मैंने आपको यही नहीं समझाया अभी कि दोनों के टाइम लाइंस डिफरेंट होंगे? हम इमेजिनेशन करेंगे पास्ट का, रिजल्ट लेके आएंगे प्रेजेंट में। इमेजिनेशन करेंगे प्रेजेंट का, रिजल्ट लेके आएंगे पास्ट में। यही तो होगा आगे। दिस अलाउज अस टू टॉक अबाउट अ चेंज इन द पास्ट कुड अफेक्ट द प्रेजेंट। ये हमें ये बताता है कि कैसे पास्ट में किया गया कोई बदलाव प्रेजेंट के रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है, और हाउ अ प्रेजेंट सिचुएशन कुड हैव अफेक्टेड द पास्ट, और कैसे एक प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो पास्ट को अफेक्ट कर सकता था। मतलब ये दो डिफरेंट टाइमलाइन पे चीजें चलेंगी। अब दो किस्म के मिक्स्ड कंडीशनल्स होते हैं। पहला होता है जिसका कंडीशन पास्ट का हो, रिजल्ट प्रेजेंट में आए, रिजल्ट पास्ट का हो, और कंडीशन प्रेजेंट में आए, मतलब कंडीशन पास्ट प्रेजेंट का हो, रिजल्ट पास्ट में। अब देखो, मैक्सिमम जो कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, जितना मैं समझ पाता हूं चीजों को, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है वो ये है कि जब कोई बुक या कोई एजुकेटर ये चीजें पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। अब बच्चा क्या करता है, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें बुक्स की या टीचर्स की नहीं है, प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के अप्रोच की है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम, और ये सब सारे बच्चे और सारे टीचर्स मेरे से अग्री करेंगे कि मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट का एटीट्यूड ये होता है कि रट लेते हैं। सबसे पहली जो चीज दिमाग में आती है वो ये आती है कि रट लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरीके से ट्रेन किया हुआ है ना कि हम मुश्किल चीजों को हमेशा अवॉइड करते हैं। समझने में मेहनत लगती है, समझने में दिमाग खर्च होता है, तो हम इजिएस्ट वे पॉसिबल निकालते हैं कि रट लेते हैं। अब चूंकि आपका दिमाग आपको चीख चीख के कह रहा है कि रट लो रट लो रट लो, आप उसकी बात मानते हो, चीजों को रट लेते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, कहते समझ ही नहीं आया, ये टीचर तो बेकार है, आप कोशिश भी नहीं करते समझने की। ऐसे केस में जब आपको कोई टीचर ये बोलता है कि इसके दो टाइप होते हैं, एक पास्ट कंडीशन प्रेजेंट रिजल्ट, एक प्रेजेंट कंडीशन पास्ट रिजल्ट, आपका दिमाग आपको भयंकर कंफ्यूज करता है, बोलता है मालिक मेरे से नहीं हो पाएगा, और आप चीजों को वहीं छोड़ देते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये सब मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, छोड़ो ना। कितने टाइप के होते हैं एग्जाम में थोड़ा पूछा जाता है आपसे, तो एप्लीकेशन पूछा जाएगा ना, आओ ना एप्लीकेशन समझते हैं डायरेक्टली, कितना टाइप का है, क्या होता है, गोली मारो कुएं में जाए। ठीक है, हम ये समझने वाले हैं कि मिक्स्ड कंडीशनल्स को हम अपनी मर्जी से जब मिक्स कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। आपको ये समझ में आ गया ना कि मिक्स्ड कंडीशन में सेकंड और थर्ड का ब्लेंड है। आपको ये भी समझ में आ गया सेकंड प्रेजेंट इमेजिनेशन होता है, थर्ड पास्ट इमेजिनेशन होता है। तो आप इससे खेलते हैं, फिर एक एक करके जोड़ते हैं, जो बना बना, नहीं बना जय श्री राम। आओ देखते हैं मिक्स्ड कंडीशन क्या है। पास्ट कंडीशन अफेक्टिंग प्रेजेंट रिजल्ट, गोली मारो इसको। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, रटने आप तुरंत रट लोगे, क्योंकि मुझे पता है आप रट लोगे तुरंत, इसलिए इसको एकदम से गोली मारो, कोई स्ट्रक्चर नहीं देख रहे। ठीक है, भूल जाओ इसको। पहला टाइप मिक्स्ड कंडीशन का, मैं क्या कह रहा हूं, दो ही चीजें तो है हमारे पास, या तो हम इफ क्लॉज में V2 यूज करें तो मेन क्लॉज में वुड प्लस बेस फॉर्म होगा, बोलो हाँ। दूसरा यह है कि हम इफ क्लॉज में हैड प्लस V3 यूज करें तो मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 होगा, बोलो हाँ। ये चीज जो है यही तो सेकंड में पढ़ा हमने, और ये चीज जो है यही तो थर्ड में पढ़ा हमने। तो अब बच्चे क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को जब मिक्स करेंगे तो मैक्सिमम तो यही कर सकते हैं ना कि इसके साथ इसको चिपका देंगे और इसके साथ इसको चिपका देंगे, मैक्सिमम तो यही कर सकते हैं। तो बस यही स्ट्रक्चर है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि सेकंड और थर्ड का मिक्स हो कैसे रहा है, इतना ही समझना है। आइए देखते हैं। लिखा है कि दिस टाइप ऑफ मिक्स्ड कंडीशनल इमेजिन्स अ हाइपोथेटिकल चेंज इन द पास्ट एंड डिस्क्राइब्स इट्स रिजल्ट इन द प्रेजेंट। ये एक ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे आप पास्ट के किसी शर्त को सोचते हैं और उससे प्रेजेंट के रिजल्ट को अलग करना चाहते हैं। मीनिंग यह है कि इफ समथिंग हैड बीन डिफरेंट इन द पास्ट देन समथिंग वुड बी डिफरेंट नाउ। अगर भूतकाल में बीते वक्त में कुछ डिफरेंट हुआ होता तो अभी रिजल्ट्स डिफरेंट आते। इसमें बेसिकली यही कहना है। ठीक है, थियरी से नहीं समझ पाओगे, एग्जांपल मैंने बहुत सारे लेके रखे हैं आपके लिए, एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब अगर मजा आ जाए तो बताना। पहली कहानी हम पढ़ रहे हैं, हम कहानियों से सीखेंगे। पहली कहानी क्या है, मिस्ड कॉलेज अपॉर्चुनिटी। कॉलेज की कोई अपॉर्चुनिटी जो मिस हो गई। क्या लिखा हुआ है कि राहुल डिडंट स्टडी हार्ड इन हाई स्कूल एंड ही कुडंट गेट इनटू अ टॉप कॉलेज। अब मान लो कि राहुल नाम का एक लड़का है जो कि 12th क्लास में है। कौन से क्लास में है बच्चे, 12th क्लास में। अब राहुल ने 12वीं क्लास में अच्छी पढ़ाई नहीं की, इसके वजह से वो कॉलेज में, टॉप कॉलेज में नहीं जा पाया। राहुल ने 12th क्लास में अच्छी पढ़ाई नहीं की,
जिसके वजह से वो टॉप कॉलेज में नहीं जा पाया। नाउ ही रिग्रेट्स दैट व्हेन ही सीज हिज फ्रेंड्स एट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज। अब जब वो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अपने दोस्तों को पढ़ते हुए देखता है तो उसे बड़ा अफसोस होता है। तो ये कहानी क्या है कि राहुल नाम का एक लड़का था जिसने 12th क्लास में पढ़ाई नहीं की। अब जब वो यूनिवर्सिटी में गया है तो उसका यूनिवर्सिटी बड़ा बेकार है, उसके जो दोस्तों की यूनिवर्सिटी है वो बहुत अच्छी है। तो उसे अब यह अफसोस हो रहा है कि काश मैंने 12th में पढ़ाई की होती तो मैं भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में होता, आज मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में होता। अब जल्दी से कॉमन सेंस लगा एक बात बताओ, 12th क्लास पहले आएगा कि यूनिवर्सिटी पहले आएगी? ऑब्वियसली 12th क्लास पहले आएगा, जिसका मतलब है कि पास्ट में, लेट्स से 2020 में वो 12th क्लास में था, उसने अच्छी पढ़ाई नहीं की, 2025 में यूनिवर्सिटी में है। अब 2025 में बैठकर वो ये सोच रहा है कि अगर मैंने 2020 में अच्छी पढ़ाई की होती तो आज मैं अच्छे कॉलेज में होता, अच्छी यूनिवर्सिटी में होता। अगर मैंने 2020 में अच्छी पढ़ाई की होती तो आज मैं अच्छे यूनिवर्सिटी में होता। ध्यान से मेरी बात को आप यहां से सुनेंगे। आज मैं अच्छे यूनिवर्सिटी में होता, ये प्रेजेंट का रिजल्ट है, आज की बात हो रही है। अच्छा, प्रेजेंट का रिजल्ट है, लेकिन रिग्रेट कब का है? उसने कब पढ़ाई नहीं की थी? जब वो 12th क्लास में था, 2020 में। इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। अच्छा, अब क्या कोई इमेजिनेशन है? हाँ जी, एक इमेजिनेशन है कि अगर मैंने 2020 में अच्छी पढ़ाई की होती तो मैं 2025 में अच्छी यूनिवर्सिटी में होता। 2020 में अच्छी पढ़ाई की होती तो 2025 में अच्छी यूनिवर्सिटी में होता। तो क्या यहां पे आपको पास्ट का एक इमेजिनेशन दिख रहा है? हाँ जी साहब, इमेजिनेशन तो दिख रहा है। क्या इमेजिनेशन है कि अगर मैंने 2020 में अच्छी पढ़ाई की होती। अच्छा, क्या आपको प्रेजेंट का कोई रिजल्ट दिख रहा है? हाँ जी, प्रेजेंट का रिजल्ट दिख रहा है कि आज मैं अच्छे यूनिवर्सिटी में होता। तो केस क्या बना? केस ये बना कि पास्ट का रिग्रेट है जिसका इंपैक्ट प्रेजेंट के रिजल्ट पे पड़ा है। वो कंडीशन ये कह रहा है कि अगर मैंने पास्ट में कुछ चेंज किया होता तो प्रेजेंट में रिजल्ट अच्छा आता। तो क्या ये मिक्स्ड कंडीशनल नहीं होगा? हाँ जी, मिक्स्ड कंडीशनल होगा। यहां पे थर्ड कंडीशनल होना चाहिए क्योंकि ये पास्ट का इमेजिनेशन है, और यहां पर सेकंड कंडीशनल होना चाहिए क्योंकि ये प्रेजेंट का रिजल्ट है। तो हमने क्या किया? यही वाली जो बात मैंने यहां समझाई थी कि थर्ड कंडीशनल के इफ क्लॉज को लिया और सेकंड कंडीशनल के मेन क्लॉज को लिया। ऐसा क्यों किया? अब फिर से रट मत लेना, मैं समझा रहा हूं, समझो। ऐसा इसलिए किया क्योंकि पास्ट का रिग्रेट था तो पास्ट की इमेजिनेशन तो हमेशा थर्ड कंडीशन में लिखाती है। लेकिन क्या रिजल्ट पास्ट का था? नहीं, रिजल्ट किसका था? रिजल्ट था प्रेजेंट का। एक एग्जांपल दे दूं तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। अगर मैं ये कहता कि मैंने 2020 में अगर अच्छी पढ़ाई की होती तो मेरा 2020 में अच्छा रिजल्ट होता। मैंने अगर 2020 में अच्छी पढ़ाई की होती तो मेरा 2020 में अच्छा रिजल्ट होता। तो बताओ ये थर्ड कंडीशनल होता कि नहीं होता? क्योंकि इमेजिनेशन भी पास्ट की और रिजल्ट भी पास्ट की। मैं 2025 में बैठ के ये बोल रहा हूं। अच्छा, अगर मैं ये बोलता कि मैंने 2025 में अगर अच्छी पढ़ाई की होती तो मेरा 2025 में अच्छा रिजल्ट होता, ये मैं 2025 में बैठ के बोल रहा हूं। तो दोनों बातें प्रेजेंट की होती नहीं। प्रेजेंट इमेजिनेशन होता कि नहीं होता कि अगर मैंने आज अच्छी पढ़ाई की होती तो मेरा आज अच्छा रिजल्ट होता। अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, मुझे पता अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ होगा क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने आज अच्छी पढ़ाई की होती तो मेरा आज अच्छा रिजल्ट होता। सेकंड कंडीशन होगा कि नहीं होगा? लेकिन यहां तो दोनों बातें नहीं है। यहां पे बात यह है कि 2020 में अच्छी पढ़ाई की होती, बीते वक्त अच्छी पढ़ाई की होती तो आज अच्छा रिजल्ट होता। इसका मतलब इमेजिनेशन है बच्चे पास्ट का और रिजल्ट है प्रेजेंट का। तो बोलो मिक्स्ड कंडीशन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब फिर से मैं बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत ही नहीं, कॉमन सेंस लगाओ। अभी हमने कॉमन सेंस लगाया तो बताओ क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? कॉमन सेंस ने हमने चीख चीख के क्या बोला कि इमेजिनेशन है थर्ड कंडीशनल का और रिजल्ट है सेकंड कंडीशनल का। सेकंड कंडीशनल के मेन क्लॉज में वुड प्लस बेस फॉर्म आता है और इमेजिनेशन के इफ क्लॉज में, पास्ट इमेजिनेशन का मतलब थर्ड कंडीशनल के में इफ क्लॉज में हैड प्लस V3 आता है। तो यहां हैड प्लस V3 होना चाहिए। देखो कैसे लिखा हुआ है, इफ राहुल हैड स्टडीड हार्डर इन स्कूल। देखो थर्ड कंडीशनल है या नहीं है? ही वुड बी एट अ बेटर कॉलेज नाउ। अब बहुत 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 खूबसूरत सवाल है क्योंकि यहां पे आपके लिए एग्जामिनर ने बहुत आसान कर दिया। एक वर्ड देखें, नाउ। क्योंकि एक सवाल दिमाग में आता है ना सर, कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट अभी आया है? देखो ना, बता तो दिया गया आपको, नाउ मतलब अभी, कि अगर उसने पहले अच्छी पढ़ाई की होती तो उसका आज अच्छा रिजल्ट होता। ये थर्ड कंडीशनल है और ये वाला सेकंड कंडीशनल है। तो देखो यहां पे वुड प्लस बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं किया गया? किया गया है ना। मैं इस एग्जांपल में इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पहला एग्जांपल है। आगे हम 6-7 या शायद 10 एग्जांपल और करने वाले हैं। ठीक है, एकदम सीट की पेटी बांध लेना, एक एक चीज समझाऊंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक एक एक बच्चे को ना समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? वुड प्लस बेस फॉर्म हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा? थर्ड कंडीशन हो जाएगा, हैड प्लस V3 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यहां पे हमने पास्ट इमेजिनेशन किया था, हैड प्लस V3, यहां प्रेजेंट रिजल्ट आया तो वुड प्लस बेस फॉर्म। बोलो मुश्किल है क्या?
मुश्किल बिल्कुल नहीं, समझने का फेर है बस। अब देखो मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया, लिखा है कि दिस सेंटेंस इमेजिन्स अ डिफरेंट पास्ट, पास्ट की इमेजिनेशन है, राहुल स्टडिंग हार्डर लीडिंग टू अ डिफरेंट प्रेजेंट रिजल्ट। देखो ये बार बार मैं इस बात पे एम्फसाइज कर रहा हूं कि पास्ट की इमेजिनेशन है, प्रेजेंट में रिजल्ट आया। इट मींस दैट बिकॉज राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड देन ही इज एट टॉप कॉलेज, नॉट एट टॉप कॉलेज नाउ। उस वक्त मेहनत नहीं की तो आज अच्छे कॉलेज में नहीं है। बोलो समझ पा रहे हो ये मिक्स कंडीशन होगा कि नहीं होगा? अच्छा मैंने इसमें हिंदी में भी लिख दिया, वैसे बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से पढ़कर आए उनको इंग्लिश टू इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है। हिंदी लिख दिया, हिंदी समझ लेना। अब मैं हर क्वेश्चन में ऑब्वियसली ये सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी भाषा में नोट्स बना लेना है। फिर से नोट्स जब बनाना है तो एक एक चीज मत नोट करने लगना, ये पीडीएफ आपके पास रहेगा ही। जितना शॉर्ट में नोट्स बना सकते हो उतने शॉर्ट में नोट्स बनाना है, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल क्यूइंग ऑफिशियल नाम से आप सर्च करोगे तो भी मिलेगा, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी टेलीग्राम लिंक हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हर वीडियो आने के बाद, वीडियो 8 बजे आती है, 10 बजे वीडियो जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाता है। आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपने हिसाब से नोट्स बना लेना, ठीक है। फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए हिंदी लिखा हुआ है, ऑब्वियसली भूल जाओगे तो जब भूलोगे इसको दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। विद एंड विदाउट एनोटेशन दोनों से पीडीएफ चला जाता है। अब अगला एग्जांपल से समझते हैं। कहानी का नाम है सेविंग मनी फॉर अ फोन। क्या लिखा है कि प्रिया स्पेंड ऑल हर इंटर्नशिप अर्निंग्स लास्ट ईयर ऑन आउटिंग्स एंड क्लोथ्स। अब फिर से मैं एक टाइमलाइन ले लूंगा, आपको टाइमलाइन से समझने में आसानी होगी। तो प्रिया नाम की एक लड़की है जिसने पिछले साल, ये 2025 की घटना है, कि 2024 में उसने कहीं इंटर्नशिप किया, ठीक है। तो थोड़े पैसे आए। अब जब उसके पैसे आए ना, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए उसने इंटर्नशिप से कमाए थे। ये 1 लाख रुपए के प्रिया ने कपड़े खरीद लिए और वो कहीं घूमने चली गई, ठीक है। टुडे, आज, शी रियली wants a smartphone but can't afford it। आज 2025 में उसे एक स्मार्टफोन चाहिए लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों अफोर्ड नहीं कर सकती? क्योंकि 1 लाख रुपए कमाए और वो 1 लाख रुपए जो है वो उसने इधर उधर खर्च कर दिए। अच्छा कब कमाए थे? 2024 में। कब गवाए थे? 2024 में। फोन की जरूरत कब है? 2025 में। फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस बात का ध्यान रखना। अब इसको कैसे लिखा गया ध्यान देंगे। लिखा है कि इफ प्रिया हैड सेव्ड मोर ऑफ हर मनी लास्ट ईयर, मार्क करना या लास्ट ईयर को, अगर प्रिया ने पिछले साल अपने पैसे जमा किए होते, पास्ट की इमेजिनेशन, दो बातों से मैं प्रूव कर रहा हूं पास्ट की इमेजिनेशन है। पहला, यहां हैड प्लस V3 लिखा हुआ है। दूसरा, हमें कहानी से यह समझ में आया है कि 2025 में उसने पहले पैसे कमाए थे और 2025 में ही उसने 2024 में उसने पैसे कमाए थे और 2024 में ही उसने पैसे गवा दिए थे। इसका मतलब अगर हम सेव करने की बात करेंगे तो ऑब्वियसली 2024 की बात करेंगे कि जब उसने पैसे कमाए थे, अगर उसने तब सेव किए होते। तो ये 2024 की बात है, हम 2025 में खड़े हैं, तो ये पास्ट की इमेजिनेशन है कि उसने सेव किए होते। तो अगर उसने पैसे सेव किए होते, शी वुड हैव अ न्यू फोन। बहुत खूबसूरत सवाल है। क्यों? क्योंकि फिर से जो बच्चे रट लेते हैं वो ये याद करते हैं कि इफ क्लॉज में हैड प्लस V3 होगा तो मेन क्लॉज में वुड हैव होगा। वो ये बात कंसीडर ही नहीं करते कि हैव अपने आप में V1 भी होता है, बेस फॉर्म भी होता है। जो स्ट्रक्चर आपने याद किया है वो उसमें वुड हैव प्लस V3 होता है, जहां पे वुड हैव एक मेन एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। क्या यहां पे हैव के बाद आपको V3 दिख रहा है? नहीं। प्रीवियस वीडियो जाना, वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था, याद आ रहा होगा आपको कि हैव अपने आप में मेरे पास वाले सेंस में भी यूज किया जाता है। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। हैव अपने आप में मेन वर्ब भी होता है। तो ये जो आप इसको जिसको वुड हैव प्लस V3 वाला स्ट्रक्चर समझ रहे हो ना, यहाँ पे V3 नहीं मिलेगा आपको। ये एक्चुअली सेकंड कंडीशनल है जहां वुड के बाद बेस फॉर्म लिखा हुआ है। बेस फॉर्म कौन सा है? हैव। हैव यहाँ पे बेस फॉर्म है, इसको मेन वर्ब समझना, ठीक है। अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो गए हो इसका मतलब आपने प्रीवियस वीडियो ध्यान से नहीं देखा, ठीक है। प्रीवियस वीडियो पे रेफर करना, वहां समझाया है आपको डिटेल में से। एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था कि अगर उसने पिछले साल सेव किए होते तो उसके पास आज, नाउ यहां टाइम लिखा हुआ है, उसके पास आज पैसे होते। अच्छा आज पैसे होते इसका मतलब आज उसके पास पैसे नहीं है। तो ये जो रिजल्ट आया है, कब का रिजल्ट आया? प्रेजेंट का। इमेजिनेशन कब की थी? पास्ट की। तो बताओ ये थर्ड कंडीशनल है या नहीं? बिल्कुल है। अगर हम इसको थर्ड कंडीशनल में आउट एंड आउट लिखना चाहते तो हम क्या लिखते कि 2024 की बात है कि अगर उसने पैसे बचाए होते तो तब उसने एक नया फोन खरीद लिया होता। उसने क्या खरीदा? कपड़े खरीदे। उसने क्या खरीदा? उसने वो बाहर घूमने गई, फोन तो नहीं खरीदा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर 2024 में उसने पैसे बचाए होते तो वो एक नया फोन खरीद लेती तभी। तो ये थर्ड कंडीशन होता क्योंकि रिजल्ट भी पास्ट में है और इमेजिनेशन भी पास्ट में है। अच्छा मैं कह रहा हूं कि अगर अभी मेरे पास पैसे होते, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं फोन खरीद लेता अभी। अगर मेरे पास अभी पैसे होते, 2025 में पैसे होते तो मैं अभी फोन खरीद लेता। सेकंड कंडीशन,
क्योंकि इमेजिनेशन भी प्रेजेंट की है और रिजल्ट भी प्रेजेंट में आ रहा है। मैं कह रहा हूं अभी पैसे होते तो अभी खरीद लेता, लेकिन ये स्ट्रक्चर में दो चीजें मिक्स हो गई हैं। अगर मेरे पास 2024 में मैंने सेव किया होता, अगर 2024 में मैंने सेव किया होता, जिसका मतलब इमेजिनेशन पास्ट की है, मैं अभी फोन खरीद लेता, रिजल्ट प्रेजेंट का है। तो बोलो मिक्स्ड कंडीशनल होगा कि नहीं होगा? बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो जो पास्ट की इमेजिनेशन है उसको हम थर्ड में लिखेंगे, तो देखो हैड प्लस V3 लिखा हुआ है। जो प्रेजेंट का रिजल्ट है उसको हम वुड प्लस बेस फॉर्म में लिखेंगे, तो वुड प्लस बेस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये मैं नहीं डिसाइड कर रहा, ये सेंटेंस डिसाइड कर रहा है कि किसे रखना है थर्ड कंडीशनल में, किसे रखना है सेकंड कंडीशनल में। अगर इमेजिनेशन पास्ट की है तो थर्ड कंडीशनल है, और जहां में थर्ड कंडीशनल मिलेगा वहां पे हम उसी का स्ट्रक्चर लगाएंगे। स्ट्रक्चर क्या है? हैड प्लस V3। जहां सेकंड कंडीशनल है वहां पे हम उसका स्ट्रक्चर लगाएंगे, तो स्ट्रक्चर क्या है? वुड प्लस बेस फॉर्म। बोलो समझ पा रहे हो? आगे बढ़ेंगे। अगला है लॉस्ट फ्रेंडशिप। कोई फ्रेंडशिप थी जो कि टूट गई, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? अमित हैड अ फाइट। ध्यान देना, हैड पास्ट होता है, V2 यहां यूज किया गया है। लिखा है अमित हैड अ फाइट विद हिज बेस्ट फ्रेंड अ मंथ अगो। ठीक है, एक महीने पहले अमित का उसके दोस्त के साथ झगड़ा हो गया। अब देखो हम हैं अभी अप्रैल 2025 में, मान लेते हैं कि अमित का मार्च 2025 में अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया। ध्यान रखेंगे ये वाला प्रेजेंट का टाइमलाइन है और ये वाला पास्ट का टाइमलाइन है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अमित का अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया एक महीने पहले और उसने माफी नहीं मांगी। नाउ अब दे आरंट स्पीकिंग टू ईच अदर, और अब वो आपस में बात नहीं कर रहे। कब नहीं बात कर रहे दोस्त? अप्रैल 2025 में। तो रिजल्ट कब का है? प्रेजेंट का। कब झगड़ा हुआ था दोस्त? मार्च 2025 में। इसका मतलब ये जो है ये पास्ट का है, पास्ट की बात है। तो झगड़ा हुआ था पास्ट में, बात नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? अब मैं स्ट्रक्चर पे आ रहा हूं। स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि अगर अमित ने अपने दोस्त से माफी मांग ली होती वो दोनों आज भी दोस्त होते। अगर अमित ने अपने दोस्त से माफी मांग ली होती वो दोनों आज भी दोस्त होते। अच्छा, झगड़ा कब हुआ था? पहले। तो अमित ने अगर उसी वक्त अपने दोस्त से माफी मांग ली होती, तो जब झगड़ा हुआ था सेंटेंस के हिसाब से तभी माफी मांगनी चाहिए थी। झगड़ा कब हुआ था? पास्ट में। माफी कब मांगनी चाहिए थी? पास्ट में। मांगी क्या? नहीं मांगी। तो एक इमेजिनेशन है कि अगर तब मांग ली होती, इसका मतलब ये पास्ट का इमेजिनेशन है कि नहीं है? क्योंकि महीना भर बीत गया और दोनों में से किसी ने एक दूसरे से माफी नहीं मांगी। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर अमित ने अपने दोस्त से तब माफी मांग ली होती, पास्ट में ही माफी मांग ली होती, तो पास्ट की इमेजिनेशन है कि नहीं? घटना तो बीत चुकी, माफी तो मांगी नहीं। तो क्या कह रहा हूं कि अगर तभी माफी मांग ली होती, पास्ट की इमेजिनेशन है ये, तो वो आज भी दोस्त होते। इसको अगर हम थर्ड में लिखते तो कैसे लिखते कि अगर तब माफी मांग ली होती तो तब दोस्ती हो गई होती, दोनों घटना पास्ट की। अगर आज माफी मांग लेते तो आज दोस्त होते, दोनों घटना प्रेजेंट की। तो जहां दोनों घटना पास्ट की थर्ड कंडीशनल, जहां दोनों घटना प्रेजेंट की सेकंड कंडीशनल, लेकिन यहां दोनों को मिक्स कर दिया गया कि अगर तब माफी मांग ली होती तो आज भी दोस्त होते। इसका मतलब यह है पास्ट इमेजिनेशन, लेकिन रिजल्ट है प्रेजेंट इमेजिनेशन का। तो चूंकि प्रेजेंट का रिजल्ट है तो सेकंड कंडीशनल, चूंकि पास्ट का रिजल्ट पास्ट का कंडीशन है तो थर्ड कंडीशनल। अगर ये थर्ड कंडीशनल है तो किसमें लिखा है? हैड प्लस V3। इफ क्लॉज में क्या लगता है? हैड प्लस V3। देखो हैड प्लस V3 लगा हुआ है। मेन क्लॉज में सेकंड का क्या लगता है? वुड प्लस बेस फॉर्म। देखो वुड लिखा है, बी बेस फॉर्म होता है, तो वुड प्लस बेस फॉर्म है या नहीं? बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब चैप्टर आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मजा आ रहा होगा, उम्मीद है पढ़ने में। देखो अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। बहुत बार मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करता, थोड़ी व्यस्तता रहती है, आप समझ सकते हो। इसका मतलब ये नहीं मैं कमेंट्स पढ़ता नहीं, कमेंट्स में सबके पढ़ता हूं, ठीक है? तो जब कभी आपको कुछ अच्छा लगे तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, जब कभी आपको कुछ बुरा लगे आपको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। ये दोनों तरीके से चलता है। तो आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो आप बेझिझक क्रिटिसाइज करिए कमेंट्स में। मैं पढ़ता हूं, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं। कुछ अच्छा लगे तो भी कमेंट में लिखिए कि पढ़ के मजा आया, ऐसे पहले कभी नहीं पढ़ा था, अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, ये सब कुछ बताइए। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, मुझे इंतजार रहता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहां पे क्या बोला था कि आपने अपोलोजाइज किया अपने दोस्त से, आपने अपोलोजाइज नहीं किया अपने दोस्त से, काश आप अपोलोजाइज कर लेते पास्ट में, तो आज आप दोस्त होते प्रेजेंट में। तो पास्ट इमेजिनेशन हमने किसमें लिखा है? थर्ड कंडीशन में, और प्रेजेंट का रिजल्ट किसमें लिखा है? सेकंड कंडीशन में। बोलो ये बात समझ आई क्या? अब अगर आपको एक टाइप समझ में आ गया है तो क्या इसके दूसरे टाइप पे बढ़े? फिर से मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि ये मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 2 है, इसका रिजल्ट क्या होता है। मैं आपको रटने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहा। इसके पहले वाले एग्जांपल में कहीं रटने की जरूरत पड़ी क्या इसमें? नहीं ना, कॉमन सेंस लगाया ना, कॉन्सेप्ट लगाया ना, जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इतने दिन में आपने बिल्डअप किया वही लगाया ना, आगे भी वही लगेगा, ठीक है? तो रटने की कोई जरूरत नहीं।
एक बार बस ओवरव्यू दे देता हूं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि अगर प्रेजेंट का कोई कंडीशन क्लियर होता, करेक्ट होता, तो पास्ट में रिजल्ट डिफरेंट आते। पर ये चूंकि आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो मैं इस वाले स्लाइड में कुछ पढ़ा ही नहीं रहा। पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना अगर आपको पढ़ने का मन है तो, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कॉमन सेंस लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। तो कितने टाइप होते हैं, क्या होता है, गोली मार, कुएं में जा, गड्ढे में फेंक दो, ठीक है। आओ देखते हैं। लिखा है कि मीता हैज अ सीरियस फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग राइट नाउ। प्लीज मार्क कीजिएगा, यहां पे राइट नाउ लिखा हुआ है, प्लीज मार्क कीजिएगा, यहां पे राइट नाउ लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है कि मीता नाम की एक लड़की है जिनको बहुत ज्यादा डर है पब्लिक स्पीकिंग का। आज पब्लिक स्पीकिंग समझते हो ना, जिन्हें स्टेज पे खड़े होकर बोलने में डर लगता है। लास्ट वीक, पिछले हफ्ता, देयर वाज इंटर कॉलेज डिबेट। प्लीज मार्क कीजिएगा, यहां पे लास्ट वीक लिखा हुआ है, पिछले हफ्ते की बात हो रही है, ठीक है। तो भैया अभी भी उसे डर लगता है। लास्ट वीक एक कंपटीशन हुआ था, देयर वाज इंटर कॉलेज डिबेट बट शी डिड नॉट पार्टिसिपेट बिकॉज ऑफ दिस फियर। पिछले हफ्ते एक इंटर कॉलेज डिबेट हुआ था जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उन्हें स्टेज से डर लगता है। तो यहां पे हमने क्या एग्जांपल देखा है कि मीता को स्टेज का डर है, ठीक है, आज भी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, कोई इंट्रोवर्ट है, किसी को दुनिया के सामने आने से डर लगता है, तो क्या पिछले हफ्ते वो उससे डर नहीं लगता होगा? क्या ये यूनिवर्सली पॉसिबल है? क्या ये मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि पिछले हफ्ते किसी को डर ना लगे और अचानक से इस हफ्ते डर आ जाए? शायद 1% चांसेस होगा, पर हम आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हैं कि ये चेंज नहीं हुआ होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि चूंकि उसे मीता को पब्लिक स्पीकिंग से आज भी डर है, जो पिछले हफ्ते डिबेट हुआ था उसने उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मीता को डर नहीं होता आज भी, क्योंकि यहां पे राइट नाउ लिखा हुआ है, अगर मीता को आज भी डर नहीं होता तो पिछले हफ्ते उसने डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होता। अगर मीता को आज भी डर नहीं होता तो पिछले हफ्ते उसने डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होता। अब जो बच्चे अभी तक मेरे साथ बने हैं उनका दिमाग तुरंत काम किया होगा और उन्होंने तुरंत समझ लिया होगा कि जो इमेजिनेशन है यहां का, कि अगर उसे डर नहीं होता, यह डर पिछले हफ्ते के लिए भी जारी था और इस हफ्ते के लिए भी जारी है। वो एक प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात हो रही है कि अगर उसे आज भी डर नहीं होता, अगर उसे आज भी डर नहीं होता तो पिछले हफ्ते उसने डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया होता। चूंकि यहां सेंटेंस चीख चीख के आपसे कह रहा है कि रिजल्ट वाला पोर्शन जो है वो पास्ट का है, ये लास्ट वीक की बात की जा रही है। लास्ट वीक उसने पार्टिसिपेट किया होता तो ये पास्ट का रिजल्ट है। अब जब रिजल्ट वाला पोर्शन पास्ट का है तो रिजल्ट वाला पोर्शन तो थर्ड कंडीशनल में लिखाएगा, और चूंकि इमेजिनेशन प्रेजेंट की है तो इमेजिनेशन वाला पार्ट तो सेकंड कंडीशनल में लिखाएगा। इसका मतलब यह है कि इफ वाले क्लॉज में हमें या तो V2 चाहिए या तो वर चाहिए, और मेन वाले क्लॉज में हमें वुड हैव प्लस V3 चाहिए। समझ पा रहे हो क्या? आओ जरा देखते हैं। लिखा है कि इफ मीता weren't so afraid of public speaking, अगर मीता को डर नहीं होता पब्लिक स्पीकिंग का, जब वो weren't बोल रहा है, अगर हमें ऐसा कोई सेंटेंस मिल जाए तो हम यहां से तो यही इन्फर करेंगे ना कि उसे आज भी डर है, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। She would have joined the debate competition last week, उसने पिछले हफ्ते ही जो डिबेट कंपटीशन है वो ज्वाइन कर लिया होता, पिछले हफ्ते ज्वाइन कर लिया होता। इसका मतलब घटना बीत चुकी, जब घटना बीत चुकी तो ये पास्ट का रिजल्ट है, पास्ट का रिजल्ट है तो थर्ड कंडीशन में लिखाएगा। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अच्छा अब मैं आपको ये टास्क देता हूं कि आप इसको इमेजिन करो, ठीक है, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत है। आप इमेजिन करो कि अगर इसे सेकंड और थर्ड में लिखते तो कैसे लिखते। 10 सेकंड पॉज ले लो और सोचो कि अगर इसे सेकंड में लिखते और थर्ड में लिखते तो क्या मीनिंग बनता, कैसे लिखते। अब चलो मैं मान के चल रहा हूं, अपने इमेजिन कर लिया, मैं सेकंड में आपको बता के दिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मीता को डर नहीं लगता तो आज वो डिबेट कंपटीशन में पार्ट लेती। एक डिबेट कंपटीशन हुआ, मुझे लगता है कि मीता क्लास में टॉप करती है तो वो अच्छा डिबेट करेगी, तो मैंने उसको बोला कि पार्ट ले लो। उसके दोस्त ने बोला कि सर इसे डर लगता है, अगर इसे अभी डर नहीं लगता ना तो ये अभी पार्ट ले लेती। अभी डर नहीं लगता तो अभी पार्ट ले लेती। दोनों बातें प्रेजेंट की है, इमेजिनेशन भी प्रेजेंट का है, रिजल्ट भी प्रेजेंट का है। ऐसे केस में सेकंड कंडीशन होता। अच्छा अब क्या हुआ, डिबेट कंपटीशन निकल गया और मीता ने पार्ट नहीं लिया। मैं आया क्लास में बड़ा सरप्राइज्ड कि मीता तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, मुझे तो लग रहा था वो जीत जाएगी, उसने पार्ट ही नहीं लिया। मैंने पूछा मीता बच्चे आपने पार्ट नहीं लिया? उसके दोस्त ने बोला कि सर इसे ना डर लगता है प्रेजेंट में। अगर इसे डर नहीं लगता उस वक्त
पास्ट में, तो वो उस वक्त पार्टिसिपेट कर लेती। अगर उसे उस वक्त डर नहीं लगता तो ये उस वक्त पार्ट ले लेती। दोनों घटनाएं पास्ट की हैं कि नहीं? इसका मतलब यह है, उसे हम कैसे लिखते हैं कि इफ मीता हैड नॉट बिन सो अफ्रेड इन पब्लिक स्पीकिंग शी वुड हैव जॉइंड। दोनों के दोनों थर्ड कंडीशनल होते कि नहीं होते? पास्ट का इमेजिनेशन, पास्ट का रिजल्ट। तो इस सेंटेंस को ना 3-4 तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब ये पत्थर की लकीर नहीं है कि ये सेकंड कंडीशनल है। इसको आप सेकंड में भी लिख सकते हो, थर्ड में भी लिख सकते हो, मिक्स करके भी लिख सकते हो। मैं ये तो कह रहा था वीडियो की शुरुआत में कि खेलते हैं ना इससे। मेरा मन करेगा मैं सेकंड में बोलूंगा, मेरा मन करेगा मैं थर्ड में बोलूंगा, मेरा मन करेगा मैं मिक्स कर दूंगा। जिस मोमेंट आप इतना कॉन्फिडेंस लेके आ गए ना कि आप खेलने लगे, इसके साथ स्ट्रक्चर के साथ खेलने लगे, समझ जाना चैप्टर पानी की तरह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। पानी की तरह आपका चैप्टर क्लियर हो गया। मैं कह रहा हूं खेलो ना, सोचो ना अपने दिमाग में कि सेकंड कंडीशनल का रिजल्ट सेकंड कंडीशनल का इफ क्लॉज, थर्ड कंडीशनल का रिजल्ट थर्ड कंडीशनल का इफ क्लॉज, आओ दोनों को मिक्स कर देते। यही तो खेल है, यही तो चैप्टर है। कहां टफ लग रहा है? बहुत आसान चीज है। चलो इसको मैं एक बार थर्ड में लिख दूं। देखो एक चीज चेंज करूंगा, थर्ड में हो जाएगा। अगर मजा आ जाए तो बोलना, इफ मीता वरंट सो अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मैंने यहां लगा दिया देन। बोलो पूरा गेम चेंज हो गया कि नहीं हो गया? कि अगर मीता को तब पब्लिक स्पीकिंग से परेशानी नहीं होती, तो बताओ अब ये थर्ड कंडीशनल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुझे यहां इमीडिएटली क्या लगाना पड़ेगा? हैड नॉट बीन। बोलो लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि मैंने यहां देन लिख दिया। जैसे मैंने देन लिखा आपको तुरंत समझ में आ गया, लास्ट वीक भी पास्ट है, देन भी पास्ट है। क्लियर हो रहा है क्या? अब मैं इसमें और चेंज कर दूं, लास्ट वीक को मैं नाउ कर देता हूं। अब जैसे मैंने लास्ट वीक को नाउ कर दिया, ये वाला भी प्रेजेंट इमेजिनेशन, ये वाला भी प्रेजेंट इमेजिनेशन, तो फिर बोलेंगे इसको बदलो। वुड हैव जॉइंड को वुड ज्वाइन करो। बोलो मजा आ रहा है? सोच पा रहे हो? ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है? चलो तो इसी मजे के साथ सेकंड नंबर एग्जांपल क्लियर करो। तो एक बार पढ़ के देख लो, पहले मैं समझा रहा हूं। क्या लिखा हुआ है कि बिजी बिजी स्टूडेंट मिस्ड अ पार्टी। एक और कहानी है कि एक बिजी स्टूडेंट है जिसने पार्टी मिस कर दिया। लिखा हुआ है कि अर्जुन इज करेंटली वेरी बिजी विद एग्जाम प्रिपरेशंस। अर्जुन जो है वो एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर बहुत बिजी है। ठीक है। 2 days ago his friends had a reunion party but अर्जुन couldn't attend because of his busy schedule। 2 दिन पहले अर्जुन का एक रियूनियन पार्टी था, बट वो अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि उसका शेड्यूल बड़ा बिजी था। अब यहां पे 2 चीजें आपको चीख चीख के कह रही हैं कि आप कौन से कंडीशन में लिखोगे। अर्जुन इज करेंटली वेरी बिजी, अभी बड़ा बिजी चल रहा है, और यहां लिखा है कि 2 days ago his friends। तो 2 बातें होती हैं कि अर्जुन जो है वो आज बिजी है और 2 दिन पहले उसकी रियूनियन पार्टी हुई थी, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो आज बिजी नहीं होता। अगर आज बिजी नहीं होता तो वो सैटरडे की रियूनियन पार्टी कर लेता। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है। इफ अर्जुन वरंट सो बिजी विथ हिज एग्जाम्स राइट नाउ। क्या लिखा हुआ है? राइट नाउ। अगर आज अर्जुन बिजी नहीं होता अपने एग्जाम्स को लेकर, इसका मतलब ये एक प्रेजेंट की इमेजिनेशन है या नहीं है? हम तो यही बोलना चाह रहे हैं कि अभी अर्जुन बिजी है, और अगर अभी अर्जुन बिजी नहीं होता तो प्रेजेंट इमेजिनेशन होगा कि नहीं होगा? ही वुड हैव गॉन टू द पार्टी रियूनियन ऑन सैटरडे। सैटरडे को वो चला गया होता पार्टी रियूनियन में। इसका मतलब ये घटना पास्ट की है ना, पार्टी होगा ही ना सैटरडे को, वो नहीं जा पाया ना सैटरडे को। इसका मतलब रिजल्ट वाला पोर्शन पास्ट का है, तो इमेजिनेशन है प्रेजेंट की, रिजल्ट वाला पोर्शन है पास्ट का। इसका मतलब ये लिखाएगा थर्ड कंडीशनल में, ये लिखाएगा सेकंड कंडीशनल में। सेकंड कंडीशन में इफ क्लॉज के बाद या तो वर आता है या तो V2 आता है। देखो वर लिखा हुआ है। थर्ड कंडीशनल में मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 आता है। देखो वुड हैव प्लस V3 लिखा हुआ है। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मजा आ रहा है? अच्छा अब मैं इसको थोड़ा चेंज करूं, सेकंड में लिखते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है कि अगर अर्जुन आज बिजी नहीं होता, वो आज पार्टी चला गया होता, तो क्या बोलेंगे? ही वुड गो टू द पार्टी राइट नाउ। अगर मैंने यहां ऑन सैटरडे को चेंज करके राइट नाउ कर दिया, तब तो सेंटेंस का कायाकल्प ही चेंज हो गया। खेल पा रहे हो ऐसे? समझ पा रहे हो ये? अच्छा अब मैं दोनों को थर्ड में लिखूं कि इफ अर्जुन वरंट बिजी ऑन सैटरडे, मैं यहां राइट नाउ को हटा के ऑन सैटरडे कर देता हूं। अब बोलो कौन सा कंडीशनल? अब दोनों के दोनों थर्ड। सैटरडे को बिजी था, सैटरडे को पार्टी ना जा पाया, ये दोनों की दोनों घटना पास्ट की है। दोनों की दोनों घटना जब पास्ट की है तो कौन सा कंडीशन? थर्ड कंडीशनल। समझ पा रहे हो कैसे खेल रहे हैं? समझ पा रहे हो कैसे लिख रहे हैं? अब आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मिक्स्ड कंडीशन में। एक और एग्जांपल लेते हैं। लिखा है कि ज्योति लाइड टू हर पेरेंट्स यस्टरडे। ज्योति ने अपने पेरेंट्स से कल झूठ बोला। कल मतलब बीते हुए कल को ज्योति ने झूठ बोला। एंड गॉट इनटू ट्रबल। ठीक है, और परेशानी में आ गई। हिज फ्रेंड काजल इज थिंकिंग अबाउट व्हाट शी वुड हैव डन डिफरेंटली। ज्योति ने कल अपने पेरेंट्स से झूठ बोला और मुसीबत में आ गई। कब झूठ बोला मेरे भाई? कल झूठ बोला। यहां पे यस्टरडे लिखा हुआ है। झूठ बोलने का काम कल हुआ था और मुसीबत में आ गई। हर फ्रेंड काजल इज थिंकिंग अबाउट व्हाट
शी शुड हैव डन डिफरेंटली, काजल सेज टू ज्योति, काजल कह रही है अभी ज्योति से। अच्छा, यस्टरडे आप जब कभी कहते हो इसका मतलब आप अभी बात कर रहे हो ना इसके। मैं कल को कल थोड़ी बोलूंगा। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। मैं कल को कल थोड़ी बोलूंगा। मतलब मैं 23 तारीख को बैठ के ही तो बोलूंगा कि 22 तारीख यस्टरडे हुआ है। मैं 24 तारीख को ही बैठ के बोलूंगा कि 23 तारीख यस्टरडे हुआ। इसका मतलब ये घटना, ये डिस्कशन आज चल रही है बीते हुए कल के बारे में। तो उसने झूठ कब बोला था? कल। ये घटना कब की है? आज की। मैं टाइम ले लेता हूं वैसे बच्चों के लिए जिनको समझने में दिक्कत होगी, कि हम ये बैठकर 25th को डिस्कस कर रहे हैं कि 24th को क्या हुआ था। 24th को ज्योति ने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला और मुसीबत में आ गई। उनकी फ्रेंड काजल और ज्योति 25 को ये बात डिस्कस कर रही है। तो काजल ने ज्योति से क्या कहा? काजल ने ज्योति से कहा कि अगर मैं तुम होती अभी, अगर मैं तुम होती अभी, आई वुड हैव टोल्ड द ट्रूथ टू योर पेरेंट्स यस्टरडे, मैं कल सच बोल देती। अगर मैं अभी तुम होती, जिसका मतलब इमेजिनेशन वाला जो पार्ट है वो 25 को चल रहा है भाई साहब, कि वो कह रही है कि अगर मैं अभी तुम होती तो मैं कल, बीते हुए कल को, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से सच बोल देती। यस्टरडे को मैं सच बोल देती। तो जो इमेजिनेशन की अगर मैं तुम होती अभी, बोलो ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है या नहीं? मैं कल सच बोल देती, तो रिजल्ट वाला पार्ट जो है ये यस्टरडे का पास्ट वाला रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अगर मैं अभी बोलूं कि अभी मैं तुम होती, तो ये सेकंड कंडीशनल होगा कि नहीं होगा? और रिजल्ट वाला अगर अगर पास्ट का पार्ट है तो बताओ ये थर्ड कंडीशनल होगा कि नहीं होगा? बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये बात सही है या नहीं है? अगर आप ये बात अच्छे से समझ पाए हैं तो बोलो ये एग्जांपल जो लिखा है, ये एग्जांपल सही लिखा है कि नहीं लिखा? क्या लिखा है एग्जांपल में? आओ पढ़ते हैं। लिखा है कि इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता। कौन सा कंडीशनल है? सेकंड कंडीशनल है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अभी बोलकर अभी का इमेजिनेशन बोल रही है। आई वुड हैव टोल्ड द ट्रूथ टू योर पेरेंट्स यस्टरडे, मैंने बीते हुए कल में आपके पेरेंट्स को सच सच बोल दिया होता। तो बताना ये वाला जो पार्ट है ये थर्ड कंडीशनल के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि जो रिजल्ट आया था वो यस्टरडे का था कि नहीं था? तो सेकंड कंडीशनल जो है वो प्रेजेंट में लिखा गया और थर्ड कंडीशनल जो है वो पास्ट में लिखा गया है, क्योंकि ये वाला इमेजिनेशन प्रेजेंट का था और ये वाला रिजल्ट जो था वो पास्ट का था। मेरा नहीं ख्याल आपको ऐसा बच्चा होगा जिसको बिल्कुल हवा नहीं लग रही होगी कि मिक्स कंडीशनल होता क्या है। मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश की है, मैं जितने लेमन टर्म्स में आपको समझा पाऊं, मैं चीजों को जितना बेहतर करके आपको समझा पाऊं। अगर अभी भी किसी बच्चे को क्लैरिटी नहीं आ रही है, इसका मतलब है आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल ही क्लियर नहीं है। अगर आपने वो क्लियर नहीं किया है तो मैं फिर से रेफर करूं अपने प्रीवियस वीडियो के ऊपर, क्योंकि मैं बार बार उधर क्यों जा रहा हूं, क्योंकि बहुत कम ऐसे वीडियोस होंगे यूट्यूब पे, मैंने रिसर्च नहीं किया तो आई माइट बी रॉन्ग, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ऐसे वीडियोस होंगे जिन्होंने इतना खोल के कभी कंडीशनल पढ़ाया होगा। बहुत कम ऐसे वीडियोस बनते होंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं जो बोल रहा हूं ये मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं कि ये मेरा गट फील है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में ना ये वीडियो और जो मैंने कंडीशन के टॉपिक पे जो भी वीडियोस बनाए हैं, ये रेफरेंस पॉइंट होगा काफी सारे स्टूडेंट्स और काफी सारे टीचर्स और काफी सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए, कि अगर कंडीशनल को पढ़ना या पढ़ाना है तो इस तरीके से पढ़ना या पढ़ाना होता है। शायद मेरा गट फील है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना, पर मुझे ऐसा गट फील हो रहा है कि मैंने जितनी मेहनत इसमें डाली है और मैंने जो कोशिश की है कि मैं जितना खोल के समझा पाऊं, शायद ये रेफरेंस वीडियो बनने वाला है आने वाले कई सालों तक बहुत सारे लोगों के लिए। आइए अब हम कंपेयर करेंगे, बात यहीं खत्म नहीं होती। मैंने बोला है कि जब तक पूरी तरीके से ना समझा दूं मैं आराम से नहीं बैठूंगा। तो आइए अब हम कंपेयर करेंगे एक सिचुएशन लेके कि अगर चारों कंडीशनल में लिखे तो कैसे लिखे। चलो क्या लिखा हुआ है कि जॉब इंटरव्यू का सिचुएशन है, राज ने प्रिपेयर नहीं किया जॉब इंटरव्यू के लिए, ये एक सिचुएशन है, ठीक है। अब देखो अलग अलग कंडीशनल लिखे हुए हैं, उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। जहां पे ध्यान लेके जाना चाहूंगा वहीं पे आपका ध्यान जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि इफ राज प्रिपेयर्ड B2 वेल ही वुड गेट द जॉब, वुड प्लस बेस फॉर्म। आपको स्ट्रक्चर नहीं देखना, आपको यह देखना है टाइमलाइन क्या है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर राज ने ठीक से मेहनत की होती उसको नौकरी मिल जाती। ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन है। मान लो मैं किसी इंटरव्यू के सेटअप में बैठा हुआ हूं और मुझे पता है कि राज को नौकरी नहीं मिलने वाली, राज ने मेहनत ही नहीं की है, पर मुझे पता है राज ना एक मेहनती लड़का है। मुझे अफसोस हो रहा है ये बोलते हुए, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर राज ने अच्छी तैयारी की होगी तो उसे नौकरी मिल जाएगी, पर बोलते हुए मेरे दिमाग में मुझसे चीख चीख के कह रहा है कि राज को नौकरी नहीं मिलेगी। ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन है, मेरे हिसाब से राज को नौकरी नहीं मिलनी, ठीक है। तो चूंकि ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर राज मेहनत करेगा तो उसे नौकरी मिल जाएगी, पर उसने अच्छे से तैयारी नहीं की है, मुझे पता है उसको नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे पता है। ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन है। अब क्या हुआ कि ये जो इंटरव्यू होना था ये इंटरव्यू हो गया और राज भाई साहब को नौकरी नहीं मिली,
ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इफ राज हैड प्रिपेयर्ड वेल ही वुड हैव गॉट द जॉब। अब मान लो संडे को इंटरव्यू था, मंडे को उसका रिजल्ट आया और मंडे को पता चला कि इंटरव्यू में नहीं हुआ उसका, तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर राज ने अच्छे से तैयारी की होती ना तो राज को जो नौकरी वो मिल जाती। कब? मंडे को? नहीं नहीं, इंटरव्यू तो संडे को था। तो मैं कह रहा हूं संडे के बारे में, शायद संडे के पहले के बारे में भी, कि अगर उसने अच्छे से तैयारी की होती तो उसे उसी वक्त नौकरी मिल जाती। ये घटना पास्ट की है, इमेजिनेशन भी पास्ट का, रिजल्ट भी पास्ट का। अगर उसने पहले अच्छी मेहनत की होती तो उसे पहले रिजल्ट मिल गया होता। पास्ट का इमेजिनेशन। आइए मिक्स कंडीशनल देखते हैं। अभी तक हमने सेकंड और थर्ड पढ़ लिया, आओ दोनों को मिक्स करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इफ राज हैड प्रिपेयर्ड वेल, ध्यान दीजिएगा यहां पे हैड प्लस V3 लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये पास्ट की इमेजिनेशन, हम थर्ड कंडीशन यूज कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर राज ने पहले अच्छी मेहनत की होती, ही वुड गेट अ गुड जॉब नाउ। ध्यान देना, यहां पे नाउ लिखा हुआ है। तो क्या है, तुमने अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करी लेकिन तुमने इंजीनियरिंग में मेहनत ही नहीं की, तुम्हारे सारे दोस्त का प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो गया। अब तुम आज बैठ के डिस्कस कर रहे हो कि यार पता है राज की ना नौकरी अच्छी नहीं लगी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब वो कॉलेज में था ना, अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती ना तो उसे आज अच्छी नौकरी मिलती। उसने अगर कॉलेज में अच्छी पढ़ाई की होती, थर्ड कंडीशनल, उसे आज अच्छी नौकरी मिलती, सेकंड कंडीशनल। तो ये आज रिजल्ट बता रहा है जो कि प्रेजेंट का रिजल्ट है, इसका मतलब ये वाला सेकंड कंडीशन में लिखाएगा। तो भैया इमेजिनेशन है थर्ड कंडीशनल का, रिजल्ट है प्रेजेंट का, सेकंड कंडीशनल का। तो देखो कैसे लिखा हुआ है, हैड प्लस V3, और इधर क्या होता है, वुड प्लस बेस फॉर्म। देखो लिखा है कि नहीं लिखा। अच्छा आगे आते हैं। अब क्या लिखा हुआ है कि अगर राज मेहनती होता, आज भी राज अगर आज भी मेहनती होता ना, उसे पहले ही नौकरी मिल गई होती। अगर वो इतना मेहनती होता ना अभी, उसे पहले ही नौकरी मिल गई होती। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स हमें मैसेज करता है, मुझे अच्छे से पता है कि ये स्टूडेंट पढ़ता नहीं, ठीक है, और मुझे कह रहा है कि सर, क्योंकि बहती गंगा में सबको हाथ धोना होता है ना, अपने ऊपर कौन ब्लेम ले, बेचारा बनना तो सबको पसंद है। तो लोग कह रहे सर 1 नंबर से CGL छूट गया सर कट ऑफ तो कब का क्रॉस था, नॉर्मलाइजेशन में नहीं हुआ, मुझे पता 200 नंबर नहीं आए होंगे उसके। तो अब जब बच्चे ऐसी बातें करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि अगर बच्चे तुम इतने हार्ड वर्किंग होते ना तो तुम्हारी नौकरी पहले ही हो गई होती। अगर तुम आज इतने हार्ड वर्किंग होते, इमेजिनेशन है, तुम नहीं हो हार्ड वर्किंग, मैं कह रहा हूं आज अगर होते, सेकंड कंडीशन, तुम्हारी नौकरी पहले ही हो गई होती, थर्ड कंडीशन। अगर आज इतने हार्ड वर्किंग होते हैं तो पहले ही नौकरी हो गई होती, इसका मतलब ये वाला सेकंड कंडीशनल है और ये वाला थर्ड कंडीशनल है। ये वाला प्रेजेंट इमेजिनेशन है, रिजल्ट जो है थर्ड इमेजिनेशन, थर्ड कंडीशनल है, पास्ट की इमेजिनेशन है, पास्ट का रिजल्ट है। बोलो समझ पाए? इसको कंपैरिजन करने के बाद जो भी बचा कुचा लेयर था कंफ्यूजन का वो भी क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। एग्जाम परफॉर्मेंस सिचुएशन लिखा हुआ है कि प्रिया जो है अच्छे से उसने फाइनल एग्जाम में पढ़ा नहीं, प्रिया ने अच्छे से फाइनल एग्जाम में पढ़ा नहीं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि इफ प्रिया स्टडीड रेगुलरली शी वुड स्कोर हाई। अब मैं उसके मतलब मैं बैठा हूं और मुझे पता है कि प्रिया का तो कुछ होना नहीं इस साल, एकदम ही नहीं पढ़ाई करी उसने। मैं कह रहा हूं कि अगर प्रिया ने ठीक से पढ़ाई की होती ना उसके अच्छे रिजल्ट आते। मैं जब ये बोल रहा हूं मुझे अच्छे से पता है कि ये अनलाइकली है, ये इमेजिनेशन है, प्रिया ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो मैं प्रेजेंट की इमेजिनेशन बोल रहा हूं कि अगर प्रिया ने अच्छे से पढ़ा होता ना उसके अभी अच्छे मार्क्स आते, अभी अच्छे से पढ़ा होता तो अभी अच्छे मार्क्स आते। इसका मतलब ये सेकंड कंडीशनल, दोनों बातें प्रेजेंट की है। अच्छा अगला स्ट्रक्चर है कि प्रिया हैड स्टडीड रेगुलरली, अगर प्रिया ने पहले अच्छे से पढ़ाई की होती शी वुड हैव स्कोर्ड हाई। अब क्या हुआ, रिजल्ट आ गया, उसके फादर साहब जो है बड़े एम्बैरेस्ड हैं कि अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो वो अपने ऑफिस के दोस्त को बोल रहा है अरे मेरी जो बिटिया है ना प्रिया बिल्कुल पढ़ती नहीं है। अगर उसने पहले पढ़ा होता ना 6 महीने पहले, अगर उसने मेहनत की होती ना सर, तो उसके 6 महीने पहले अच्छे रिजल्ट आ जाते। 6 महीने पहले अच्छी पढ़ाई की होती तो 6 महीने पहले रिजल्ट आ जाते। दोनों घटना पास्ट की है, इसका मतलब जो इमेजिनेशन है वो थर्ड कंडीशन में लिखाएगा। तो देखो इफ प्रिया डिड नॉट स्टडी रेगुलरली, सॉरी इफ प्रिया हैड स्टडीड रेगुलरली, हैड प्लस V3, शी वुड हैव स्कोर्ड हाई, वुड हैव प्लस V3। अच्छा आप दोनों को मिक्स कर देंगे, है ना, यहां पे देखना V2 लिखा हुआ था, वुड प्लस बेस फॉर्म लिखा हुआ था, बोलना भूल गया था। दोनों को मिक्स कर देंगे। इफ प्रिया हैड स्टडीड रेगुलरली, अब इसका मतलब है कि प्रिया जो है अगर उसने पहले पढ़ाई की होती, शी वुड बी कॉन्फिडेंट नाउ। अभी जो प्रिया का कॉन्फिडेंस एकदम हिला हुआ है ना कि एग्जाम देकर निकली और कह रही है कि पता नहीं क्या होगा, एकदम अंडर कॉन्फिडेंट है। अगर उसने 6 महीने पहले पढ़ाई की होती ना सर, तो आज वो बड़ी कॉन्फिडेंट होती। अगर उसने 6 महीने पहले पढ़ाई की होती तो वो आज बहुत कॉन्फिडेंट होती। इसका मतलब यह है कि उसने पढ़ाई पहले करनी थी, तो यह थर्ड कंडीशनल है। वो आज कॉन्फिडेंट होती तो ये प्रेजेंट का रिजल्ट है, तो ये सेकंड कंडीशनल होगा, ये थर्ड कंडीशनल होगा। तो देखो हैड प्लस V3 लिखा हुआ है, वुड प्लस बेस फॉर्म लिखा हुआ है। बोलो समझ पा रहे हो क्या? आगे अब प्रिया जो बड़ी उदंड है, बिल्कुल ही इनडिसिप्लिन्ड है साहब। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर वो डिसिप्लिन्ड होती ना, अभी भी मतलब अभी की बात कर रहा हूं कि अभी अगर वो इतनी डिसिप्लिन्ड होती ना तो वो एग्जाम में पहले ही अच्छा परफॉर्म कर लेती।
तुम बेकार कह रहे हो कि प्रिया डिसिप्लिन कर सकती है, वो तो अभी भी इनडिसिप्लिन्ड है। अगर वो अभी भी डिसिप्लिन्ड होती, अगर वो अभी इतनी डिसिप्लिन्ड होती तो उस वक्त भी डिसिप्लिन्ड होती और उसने अच्छा परफॉर्म कर लिया होता। इसका मतलब है एग्जाम जो है वो पहले हुआ था, उसमें उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ये पास्ट का रिजल्ट है। अच्छा, ये अनलाइकली कंडीशन है कि प्रिया डिसिप्लिन्ड होगी, तो ये मैं प्रेजेंट की इमेजिनेशन कह रहा हूं कि अगर अभी वो डिसिप्लिन्ड होती, इसका मतलब ये वाला जो चीज है ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन है। सेकंड कंडीशनल तो देखो वर लिखा हुआ है, ये वाला पास्ट का रिजल्ट है, तो देखो वुड हैव परफॉर्म लिखा हुआ है। क्या आप यहां से, अगर मैं समअप करूं तो क्या आप यहां से ये बात समझ पाए हैं कि पूरे की पूरी कहानी बस इतनी है कि क्या आप ये समझ पाए कि प्रेजेंट कंडीशनल, प्रेजेंट जो कंडीशन है वो सेकंड कंडीशन में लिखाता है और जो पास्ट कंडीशनल है वो थर्ड में। पूरी की पूरी कहानी यही नहीं है क्या? क्या मैंने वीडियो यहीं से स्टार्ट नहीं किया था कि आपको यह समझना जरूरी है कि सेकंड कंडीशनल लगता कहां है, थर्ड कंडीशनल लगता कहां है? जो दुनिया भर को ये मिक्स्ड कंडीशनल्स में परेशानी है ना, वो सिर्फ इसको लेके कि वो ये आज तक समझ ही नहीं पाए हैं कि सेकंड कंडीशनल पास्ट नहीं होता और थर्ड कंडीशनल कहां लगाया जाता है। वो आज तक यही बात नहीं समझ पाए। चूंकि ये बात वो नहीं समझ पाए, उनको आज तक कंफ्यूजन है। और दो एग्जांपल्स हैं, ये आप अगेन पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से इमेजिन करके और पढ़ लेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका कंफ्यूजन वहां दूर कर दूंगा। अब हमने चूंकि पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हमने फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया, मिक्स्ड पढ़ लिया, जीरो पढ़ लिया। आपका काम यह है कि आप इसको किसी भी अच्छी पब्लिकेशन वाली किताब से प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हो, कहीं से भी हो, आप उसे प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में रखे हैं, एक एक करके आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप इस बात पे भी ध्यान देंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है सॉल्व करने का। अगेन रटना नहीं है। क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आप मुझसे मेरे पेड बैचेस में पढ़ना चाहते हो, तो मेरा एक पेड बैच है, केवल एक ही पेड बैच है जिसका नाम है टारगेट 25। ये आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा। मेरे ऐप का नाम भी क्यूइंग है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल देना है इसका, ठीक है। टारगेट 25 जो है ये एक प्रैक्टिस बैच है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मैंने लगभग 2000 के आसपास में ऑलरेडी क्वेश्चंस कवर किए हैं ग्रामर के। इसमें मैं कुल 15,000 के आसपास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें ग्रामर के लगभग 4000 से 5000 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। मिसलिनियस एरर्स होंगे, चैप्टर वाइज एरर्स होंगे, फेलर्स होंगे। इसके साथ साथ वोकैब होगा, बहुत सारा वोकैब है इसमें। इडियम्स है, वन वर्ड है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है। ये सारे वोकैबुलरी के पार्ट हैं। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशंस है। कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट, आपके फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, रैपिड फिलर्स, आपके जितनी भी चीजें हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, वो सब कुछ है। ऑलरेडी पैराजम्बल्स के 3 वीडियोस आ चुके हैं, 8 से 9 वीडियोस ऑलरेडी 60-65 क्लोज टेस्ट में करा चुका हूं इसमें। इसके अलावा मॉक टेस्ट है, ठीक है। मैंने इस वीडियो में क्या क्या प्रोवाइड किया है, क्या वीडियो के खत्म होने की टाइमलाइन है, रिकॉर्डेड बैचेस हैं, कैसे वीडियोस अपलोड होंगे, ये सब कुछ मैंने एक यूट्यूब वीडियो में बताया है, जिस वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे मैं हाईली रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स में एनरोल करने से पहले जरूर ये यूट्यूब वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये कोर्स है क्या, इस कोर्स में मिलेगा क्या। बहुत बार क्या होता है, एनरोल करने के बाद स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इसमें तो बेसिक है ही नहीं, जबकि इसमें मैंने ग्रामर नहीं पढ़ाई है, मैंने बार बार रिपीट किया है अपने यूट्यूब वीडियो में। तो यूट्यूब वीडियो में जरूर देख लेना कि इस बैच में आपको मिलेगा क्या क्या। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं बोल रहा हूं इसलिए एनरोल मत करना, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियो में अच्छा पढ़ा रहा हूं इसलिए एनरोल मत कर लेना। इस कोर्स में आपको 3 डेमो वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्या करो कि आप जाकर सबसे पहले एनरोल करो अब मेरे ऐप पे, वहां पे जाने के बाद आपको वहां पे डेमो वीडियोस मिल जाएंगे। इत्मीनान से डेमो वीडियो लो, और ऐसा नहीं कि मैंने डेमो बोल के स्पेशल कोई वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, ये मेरे कोर्स से ही निकाला हुआ वीडियो है। कोर्स के एक वीडियो को मैंने फ्री कर दिया, उसको मैं डेमो वीडियो बोल रहा हूं। तो जैसे मैं कोर्स में पढ़ाता हूं, मैंने डेमो वीडियो में वैसे ही पढ़ाया है। जाइए पहले डेमो ले लीजिए इत्मीनान से। अगर आपको लगता है, ये महसूस होता है कि ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, मुझे यही चाहिए, मेरी यही रिक्वायरमेंट है, तो आप इस बैच को कंसीडर कर सकते हैं। ये 2025 और 2026 के सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए इनफ है, मोर देन इनफ कंटेंट है इसमें, ठीक है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट कोर्स परचेज करने का, यूट्यूब वीडियो का, फिर से बोल रहा हूं, बिना यूट्यूब वीडियो देखे परचेज मत करना। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम का, मेरे ऐप का, सबका डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। अब यहां तक की बात अगर आप समझ चुके हो तो आइए करके क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए तौर पर दूंगा, वो आप करेंगे। क्या लिखा हुआ है, इफ वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस इट टर्न्स टू स्टीम। सेंटेंस को आराम से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो तो वो भाप बन जाती है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि ये एक फैक्ट है? चूंकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, क्या ये जीरो कंडीशनल्स में नहीं होना चाहिए?
बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये जीरो कंडीशंस में होगा तो हमने क्या पढ़ा था कि इफ क्लॉज में V1 या V5 होगा और मेन क्लॉज में भी V1 या V5 होगा, यही पढ़ा था ना। यहां देखना लिखा इफ वाटर विल बॉयल, बताओ एरर होगा कि नहीं होगा। सही क्या होना चाहिए, इफ वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2, आप वीडियो पॉज करके मेरे साथ ट्राई करते जाएंगे, फिर मेरा आंसर देखेंगे। लिखा हुआ है हैड ही नोन अबाउट द सरप्राइज ही वुड जॉइन द इवेंट। अगर उसे सरप्राइज के बारे में पता होता तो वो इवेंट ज्वाइन कर लेता। अगर उसे सरप्राइज के बारे में पता होता तो वो इवेंट ज्वाइन कर लेता। क्या यहां पे कोई भी ऐसा प्रूफ है कि घटना प्रेजेंट की है कि पास्ट की? नहीं। यहां तो हमें यही समझ में आ रहा है कि उसे कोई सरप्राइज मिला था। अगर उसे पहले सरप्राइज का पता होता तो शायद वो पहले ज्वाइन कर लेता। क्योंकि ये मिक्स्ड में है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। मिक्स्ड में होने के लिए या तो सेंटेंस बिल्कुल ऑब्वियस होना चाहिए कि मिक्स्ड है, या तो दूसरा नाउ देन ऐसे किस्म के वर्ड्स लगने चाहिए जो हमें ये इंडिकेशन दे कि मिक्स्ड में लिखा गया है। आइए, या तो ऑप्शन हमें मजबूर कर दे। अब ये तो एरर है, इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हैड ही नोन अबाउट द सरप्राइज ही वुड जॉइन द इवेंट। अगर उसे सरप्राइज के बारे में पता होता तो वो इवेंट ज्वाइन कर लेता। देख के तो लग रहा है कि ये थर्ड कंडीशनल है। कहीं पे कोई ऐसा हमें लिंक नहीं मिल रहा, हिंट नहीं मिल रहा कि ये और कोई कंडीशन हो सकता है। तो हम इसमें थर्ड का स्ट्रक्चर लगा देंगे। थर्ड का कहता है इफ क्लॉज में हैड प्लस V3, इफ हटा के इसमें इन्वर्जन लगा दिया गया, हैड प्लस V3 है, बिल्कुल ठीक है। आगे चल के वुड हैव प्लस V3, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सोल्यूशन है, वुड हैव ज्वाइंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ शी हैड प्रिपेयर्ड वेल इन समर्स। अगर उसने समर्स में, गर्मी के मौसम में अगर उसने ठीक से प्रिपेयर किया होता, शी वुड सक्सीड टुडे, उसने आज सक्सीड किया होता। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। लिखा शी वुड सक्सीड टुडे। ये टुडे क्या बता रहा है कि हमारा जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में है या नहीं है। इसका मतलब यहां पे सेकंड कंडीशनल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो देखो सेकंड कंडीशनल के मेन क्लॉज में वुड प्लस बेस फॉर्म होता है। तो देखो वुड प्लस बेस फॉर्म लिखा है कि नहीं लिखा, बिल्कुल ठीक है। तो यहां तो कोई एरर नहीं है। इस वाले पार्ट पे आ जाओ। लिखा इफ शी हैड प्रिपेयर्ड वेल इन समर्स। अब देखो, अब अगर हमें इसे सेकंड कंडीशनल में रखना है, ध्यान से सुनना, अगर हमें इसे सेकंड कंडीशन में रखना है तो यहां पे होना चाहिए था कि अगर वो आज अच्छी तैयारी करे तो वो आज सक्सीड करेगी, सेकंड कंडीशनल। अगर उसने गर्मी में तैयारी की होती तो वो पहले ही सक्सीड कर जाती। दोनों घटनाएं पास्ट की, तो थर्ड कंडीशनल। लेकिन यहां क्या लिखा है कि अगर उसने समर के मौसम में अच्छी तैयारी की होती, इसका मतलब डेफिनेटली अभी समर नहीं चल रहा। क्या मैं ये बोलूंगा कि गर्मी में खड़े होकर मैं बोलूंगा कि अगर गर्मी का मौसम होता? जब गर्मी में हो तो गर्मी का मौसम क्यों बोलूंगा? ये तो मैं तभी बोलूंगा ना जब गर्मी का मौसम चला गया। इसका मतलब ये वाली जो घटना है, ये तो इंडिकेशन यही दे रही है कि घटना पास्ट की है। कि अगर उसने गर्मी के मौसम में ठीक तैयारी की होती, मतलब पहले ठीक तैयारी की होती, तो वो आज सक्सीड कर जाती। तो बताओ ये मिक्स्ड कंडीशनल होगा कि नहीं होगा? अब जो बच्चे टाइप 1 टाइप 2 जाते हैं वो फिर स्ट्रक्चर रटेंगे। मैं कह रहा हूं कि क्या जरूरत है? आपको ये बात समझ में आई कि ये पास्ट इमेजिनेशन है, इसका मतलब यहां पे हैड प्लस V3 होना चाहिए। ये बात समझ में आई? तो देखो हैड प्लस V3 है। क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये वाला प्रेजेंट का रिजल्ट है, तो ये सेकंड कंडीशन होना चाहिए, वुड प्लस बेस फॉर्म, वुड प्लस बेस फॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर होगा कि नहीं होगा? बोलो समझे। ये समझ में आया कि मिसकंसेप्शन कैसे बनेगा? एक बार अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को पॉज करके पीछे जाना और फिर से सुनना मैंने क्या बोला। आगे बढ़ेंगे। इफ द कंपनी विल हायर मोर इंप्लॉयज प्रोडक्टिविटी वुड इंक्रीज। अगर कंपनी ज्यादा इंप्लॉयज को हायर करेगी तो प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। देखो इफ के बाद ना कभी भी विल का इस्तेमाल नहीं होता, इसका मतलब ये वाला तो गलत है। इफ द कंपनी विल हायर तो नहीं हो सकता। अब सवाल है होगा किसमें? हम यहां लिखे क्या? इफ द कंपनी हायर्स लिखे, इफ द कंपनी हैड हायर्ड लिखे, इफ द कंपनी वुड हायर लिखे, क्या लिखे? तो ये हम क्या होगा, ये डिपेंड करता है मेन क्लॉज में क्या लिखा हुआ है। मेन क्लॉज में लिखा हुआ है वुड इंक्रीज, वुड प्लस बेस फॉर्म। वुड प्लस बेस फॉर्म का मतलब क्या है? ये सेकंड कंडीशनल है। अगर सेकंड कंडीशनल तो यहां पे V2 होना चाहिए था इफ क्लॉज में। क्या करेंगे? हायर्ड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? इफ द कंपनी हायर्ड मोर इंप्लॉइज प्रोडक्टिविटी वुड इंक्रीज। क्लियर है क्या? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। लिखा हुआ यहां पे इफ आई न्यू द आंसर आई वुड हैव टोल्ड यू यस्टरडे। अगर मुझे आंसर पता होता अभी तो मैं आपको कल बता देता। बड़ा खूबसूरत सवाल है, देखो क्या लिखा हुआ है। इफ आई न्यू द आंसर, न्यू मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म। इफ क्लॉज में अगर दूसरा फॉर्म है, इसका मतलब ये आपसे कहना चाह रहा है कि ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन, प्रेजेंट का इमेजिनेशन है। अच्छा, प्रेजेंट का इमेजिनेशन, इसका मतलब सेकंड कंडीशन में लिखा गया होगा। तो देखो यहां सेकंड कंडीशन लिखा है कि नहीं लिखा। इसका मतलब जो भी बात मैं कह रहा हूं ये अभी की इमेजिनेशन है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अभी अगर मुझे आंसर पता होता, आई वुड हैव टोल्ड यू यस्टरडे, मैं आपको कल ही बता देता, मैं आपको कल ही बता देता। अच्छा, आपने मुझसे कल पूछा था, मैं कह रहा हूं आपको कल बता देता। इसका मतलब ये वाला पास्ट का रिजल्ट है कि नहीं? पास्ट का रिजल्ट है तो ये थर्ड कंडीशनल में लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा?
अगर ये थर्ड कंडीशन में लिखाएगा तो वुड हैव के बाद V3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो देखो थर्ड कंडीशन वुड हैव प्लस V3 लिखा हुआ है, ठीक है। आप बोलोगे सर सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही तो मजा है मिक्स कंडीशंस का। देखो कितना अच्छा सवाल है, कॉमन सेंस लगाना। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मुझे अभी जवाब पता होता तो मैं कल आपको बता देता। क्या कह रहे हैं? अगर मुझे अभी जवाब पता होता तो मैं कल आपको बता देता। ये बेतुका नहीं है। अगर मुझे अभी जवाब पता होता तो मैं कल आपको कैसे बताता? मैं आपको कल कब बताता? जब मुझे कल जवाब पता होता। तो एक्चुअली सेंटेंस क्या होना चाहिए था कि अगर मुझे कल जवाब पता होता तो मैं कल ही आपको बता देता। इसका मतलब ये सेंटेंस मिक्स्ड में लिखाना ही नहीं चाहिए। इसका जो रिजल्ट का पार्ट है, जैसे ये पास्ट में है ना, ये इमेजिनेशन भी पास्ट की होनी चाहिए थी। बोलो हाँ, कि अगर मुझे कल पता होता तो पास्ट की इमेजिनेशन है। इसका मतलब यह है कि यहां पे न्यू नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए था? हैड नोन होना चाहिए था। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बनाने में? आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। लिखा है इफ यू वुड हैव आस्क्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर आपने मुझसे पहले पूछा होता मैं आपकी मदद करता। रटा रटाया सवाल है। लिखा इफ यू वुड हैव, देखो इफ के बाद तो विल या उसका फॉर्म आता नहीं है, तो यहां पे तो वुड हैव आएगा नहीं। क्या आएगा? मेन क्लॉज को देखो, वुड हैव प्लस V3 लिखा हुआ है, इसका मतलब थर्ड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशनल है तो यहां पे वुड हैव को हटा के क्या होना चाहिए? हैड होना चाहिए। बोलो हाँ। आगे बढ़े, फिलर्स आए, डबल फिलर्स आए, बहुत अच्छा सवाल है। आओ देखो, लिखा हुआ है इफ शी डैश हार्डर शी डैश बेटर मार्क्स नाउ। दो क्लॉज हैं, ये रहा इफ क्लॉज, ये रहा मेन क्लॉज। किसी को भी पकड़ लो, मैं मेन क्लॉज को पकड़ लूं। लिखा हुआ है शी डैश बेटर मार्क्स नाउ, मैंने पकड़ा ये नाउ को। नाउ का मतलब ये है कि जो रिजल्ट वाला पार्ट है वो प्रेजेंट में, प्रेजेंट है, इसका मतलब सेकंड कंडीशनल होगा। सेकंड कंडीशनल होगा तो मेन क्लॉज में क्या लगता है? वुड प्लस बेस फॉर्म। क्या लगता है? वुड प्लस बेस फॉर्म, है कि नहीं है? तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें वुड प्लस बेस फॉर्म हो। वुड प्लस बेस फॉर्म, वुड हैव प्लस V3 नहीं होगा। वुड प्लस बेस फॉर्म विल गेट नहीं होगा। अब दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अच्छा, यहां पे कोई ऐसा प्रूफ है कि ये सेकंड कंडीशनल होगा कि थर्ड कंडीशनल होगा? क्योंकि दोनों में हो सकता है। अगर मैं आज मेहनत करूं, अगर वो आज मेहनत करे तो आज अच्छे नंबर आएंगे, दोनों सेकंड कंडीशनल। अगर वो पहले मेहनत करती तो आज अच्छे नंबर आते, मिक्स कंडीशनल। तो ये तो किसी में भी हो सकता है। आइए चेक करते हैं। लिखा है इफ शी स्टडीड शी वुड गेट, ये आउट एंड आउट सेकंड कंडीशनल बोल रहा है कि अगर वो आज मेहनत करती तो आज अच्छे नंबर आते। इस पे आ जाओ, इफ शी हैड स्टडी, तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है क्योंकि हैड के बाद क्या होना चाहिए था? V3 होना चाहिए था, तो स्टडीड होना चाहिए, तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। एक ही ऑप्शन आंसर बचता है, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहां पर सपोज हैड स्टडीड होता ना, फिर मामला गड़बड़ हो जाता, क्योंकि फिर ये भी आंसर होता और ये भी आंसर होता, क्योंकि यहां कोई प्रूफ नहीं लिखा ना कि वो कब मेहनत करती। तो हम ये भी मान सकते हैं कि वो आज मेहनत करती तो आज नंबर आते, तो फिर ए आंसर होता। हम ये भी मान सकते थे कि अगर उसने पहले मेहनत की होती तो आज अच्छे नंबर आते, मिक्स कंडीशनल, तो फिर सी आंसर होता। तो फिर गड़बड़ हो जाता है, इसलिए एग्जामिनर ने क्या किया? यहां पे सी ऑप्शन को गड़बड़ा दिया, सी को हैड के बाद स्टडी कर दिया। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि इफ आई डैश हिज एड्रेस आई डैश हिम लास्ट वीक। देखो, अब देखो यहां पे फिर से लास्ट वीक दे दिया। आपको टाइमलाइन देके तो आसान कर दिया जा रहा है। तो लास्ट वीक जब हुआ था वैसे ही हमको समझ में आ गया कि यह तो पास्ट की बात है। इसका मतलब कौन सा कंडीशनल? थर्ड कंडीशनल। अच्छा, थर्ड कंडीशनल है तो यहां पे मेन जो इसका फॉर्म आता है, मेन जो इसका क्लॉज आता है, उसमें वुड हैव लगता है, तो वुड हैव विजिटेड होना चाहिए। आइए ऑप्शन में देखते हैं। यहां पे वुड विजिट है, लास्ट वीक के साथ तो सेकंड कंडीशन आ नहीं सकता। वुड हैव विजिटेड है, वुड विजिट है, नहीं हो सकता। विल विजिट है, नहीं हो सकता। एक ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां क्या लिखा हुआ था? इफ आई न्यू। ध्यान देना, इसका मतलब ये मिक्स का सवाल था कि मुझे अगर आज भी एड्रेस पता होता, मुझे अगर आज एड्रेस पता होता तो मैं पिछले हफ्ते से घर चला गया होता। मुझे अगर आज एड्रेस पता होता तो मैं पिछले हफ्ते उसके घर चला गया होता। देखो ये फिर से जबरदस्ती वाला मिक्स्ड है, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता कि मुझे आज एड्रेस पता होता तो मैं पिछले हफ्ते घर चला गया होता। लेकिन ऑप्शन ने हमें यह बाध्य किया कि हमको इसको आंसर करना पड़ेगा। मैं इसी की बात कर रहा था कि या तो ऑप्शन मजबूर कर दे मिक्स्ड कंडीशनल के लिए, या तो चीख चीख के सेंटेंस कह रहा हूं कि मैं मिक्स्ड हूं। आपको बता दिया गया, फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर ये लिख दिया होता इफ आई डैश इज एड्रेस देन, तो मैं मानता कि आउट एंड आउट थर्ड है, राइट। अगर यहां बोल दिया जाता नाउ, तो हम ये मानते हैं कि आउट एंड आउट ये सेकंड है। तो ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया ना। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस हमें बाध्य कर रहा है ऑप्शन देकर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इफ यू डैश आइस इट डैश, हीट और मेल्ट भरना है। आपको पढ़ के नहीं लग रहा ये जीरो है, तो यहां पे भी V1 या V5 होगा, और यहां पे भी V1 या V5 होगा। तो क्या लिखा हुआ है? इफ यू डैश हीट, इफ यू हीटेड, नहीं, इफ यू हीट इट विल तो नहीं लगता। अच्छा, दोनों में V1 या V5 होना चाहिए। मेल्ट्स, वुड मेल्ट, वुड कहां से आ गया? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, इफ द स्टूडेंट्स डैश मोर अटेंटिव दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर नाउ। इसका मतलब ये जो पोर्शन है, मैं सेकंड वाले क्लॉज की बात कर रहा हूं, ये पोर्शन तो सेकंड में लिखाएगा क्योंकि प्रेजेंट की इमेजिनेशन है।
इसका मतलब यहां पे वुड होना चाहिए, वुड प्लस बेस फॉर्म मतलब वुड अंडरस्टैंड होना चाहिए। ऑप्शन पे आइए, वुड हैव अंडरस्टूड, वुड हैव अंडरस्टूड, वुड अंडरस्टैंड, वुड अंडरस्टैंड। आगे बढ़ेंगे, लिखा है कि इफ द स्टूडेंट्स डैश मोर अटेंटिव, लिखा है कि अगर स्टूडेंट्स ज्यादा अटेंटिव होते तो उन्हें अभी कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आता। अब देखो फिर से वही बात है, यहां पे ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास कोई चारा नहीं है, आप सी को भी आंसर कर सकते हो, आप डी को भी आंसर कर सकते हो। लिखा इफ द स्टूडेंट्स वर मोर अटेंटिव, तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि स्टूडेंट्स अगर अभी ज्यादा अटेंटिव होते, मैं आउट एंड आउट इसको सेकंड रख रहा हूं कि अगर स्टूडेंट्स अभी ज्यादा अटेंटिव होते तो भैया उन्हें अभी बेहतर समझ में आता कॉन्सेप्ट, तो ये भी सही है। अगर मैं इसको मिक्स कर दूं कि अगर स्टूडेंट्स पहले ज्यादा अटेंटिव होते तो आज उनको अच्छे नंबर आते, तो ये भी सही है। तो आप सी को भी आंसर कर सकते हो, डी को भी आंसर कर सकते हो। सवाल होता है सर एग्जाम में आया तो क्या करेंगे, एग्जाम में ऐसे में मार्क्स मिल जाता है, यही क्वेश्चंस चैलेंज होते हैं, ठीक है। तो आप सी को भी आंसर कर सकते हो, डी को भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है इफ ही डैश रेगुलरली ही डैश हेल्थ इश्यूज नाउ, यहां नाउ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो मेन क्लॉज है वो प्रेजेंट है, रिजल्ट प्रेजेंट का है, इसका मतलब सेकंड कंडीशनल होना चाहिए। सेकंड कंडीशनल क्या कहता है भाई कि मेन क्लॉज में वुड प्लस बेस फॉर्म यूज करो, वुड प्लस बेस फॉर्म यूज करो, है ना। तो यहां पे वुड यू लिखो और उसका बेस फॉर्म में क्या होता है, हैव का बेस फॉर्म तो हैव ही होगा, तो वुड हैव होना चाहिए। ये हैव अगेन वुड हैव प्लस बी3 वाला नहीं है, अगर ये समझ रहे हो तो कॉन्सेप्ट में झोले आपके, मैंने समझाया है। हैव का मतलब होता है पास होना, ठीक है। तो हेल्थ इश्यूज उसके इतने उसके पास नहीं होते, वो वाला सेंस है। ये बेस फॉर्म है भैया, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, समझना इस बात को। तो लिखा हुआ है कि इफ ही डैश रेगुलरली ही, मैं क्या ढूंढ रहा हूं, वुड नॉट हैव, वुड नॉट हैव, वुड नॉट हैव, विल नॉट हैव, विल तो नहीं हो सकता, वुड नॉट हैव, ठीक है। अच्छा, इसमें यहां पे हम कोई भी फॉर्म लगाए, कभी हैज आ सकता है क्या, ना सेकंड कंडीशन में हैज था ना थर्ड कंडीशन में हैज था, तो ये तो नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं इसको आउट एंड आउट सेकंड में रखूं, फिर मैं यहां लिखूंगा कि इफ ही एक्सरसाइज्ड प्रेजेंट इमेजिनेशन, की एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन अगर वो एक्सरसाइज करता रोज तो उसके पास इतने हेल्थ इश्यूज नहीं होते अभी, तो ये आउट एंड आउट हो जाएगा सेकंड कंडीशन में। दूसरा है मैं इसको मिक्स कर दूं कि मैं इसको पास्ट में रखूं और ये तो प्रेजेंट में है ही, तो मैं क्या बोलूं, इफ ही हैड एक्सरसाइज रेगुलरली ही वुड नॉट हैव। अब सवाल है कि ये होगा या ये होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप कहीं से भी लॉजिक नहीं बिठा पा रहे थे कि कौन सा काम पहले होगा, लेकिन 11 नंबर में एक लॉजिक है और ये लॉजिक बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैलिड है, आप भी ये सोच पाए होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं आज एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूं और आज मेरे हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाए? नहीं। जब ये कह रहा है कि अगर उसने एक्सरसाइज रेगुलरली किया होता तो उसके आज इतने हेल्थ इश्यूज नहीं होते, तो आप जब ये कहते हो आपका दिमाग बार बार आपको ये मैसेज देता है कि आप पहले की बात कर रहे हो, कि अगर उसने पहले, मतलब वो काफी सालों से उसने एक्सरसाइज नहीं किया, अगर उसने पहले एक्सरसाइज रेगुलर किया होता तो आज उसके हेल्थ इश्यूज नहीं होते। इसका मतलब यह है कि ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि अगर उसने आज एक्सरसाइज किया होता तो आज उसके हेल्थ इश्यूज नहीं होते, ना 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 ना, हम पहले की बात कर रहे हैं कि अगर उसने पहले एक्सरसाइज नहीं किया होता। इसका मतलब ये वाला पास्ट की इमेजिनेशन है, पास्ट की इमेजिनेशन है तो ये थर्ड कंडीशन में होगा, थर्ड कंडीशन में होगा तो यहां पे एक्सरसाइज होना चाहिए, हैड एक्सरसाइज होना चाहिए। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो मजा आया पढ़ के, समझ आया यहां तक? क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है दो तीन चीजें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, दूसरा आपको ये वीडियो पढ़कर कैसा लगा, तीसरा आपको ये एफर्ट कैसा लग रहा है, आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हो। ये तीनों चीजें मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। जैसा मैंने बोला, मुझे उम्मीद है कि मैं पूरा कंडीशनल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया। मैंने इसमें बहुत एफर्ट डाला, ठीक है, पर ये एफर्ट वर्दी है अगर आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लैरिटी से समझ में आ गई। और अगर आपको चीजें क्रिस्टल क्लैरिटी से समझ में आ गई तो इसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतना रिटेन कर पाएंगे। ये आप भूलेंगे 100%। तो इस वीडियो को बार बार इस वीडियो को कहीं सेव करके रख लो, या इसका लिंक अपने किसी जगह पे सेव करके रख लो, बार बार विजिट करना। साथ ही साथ में जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। होपफुली आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो शेयर करना मत भूलना, ठीक है। जिस भी टेलीग्राम चैनल पे आप हो, जिस भी व्हाट्सएप चैनल पे आप हो, व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो, वहां शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा सेशन, कितने करेक्ट किए। मिलेंगे अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।